वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसके अंतर्गत हम भारत में सामाजिक समस्याएँ एवं विकास के मुद्दे, जो कि सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है, उसके लिखित मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न होंगे। आपको बता दूं कि 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, और 5 प्रश्न आपको करने होते हैं खास करके लघु उत्तरीय के, लेकिन मैं 8 प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। हमने इसमें 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को रखा है। तो आप अगर इस मॉडल पेपर से जो प्रश्न हमने रखे हैं इस मॉडल पेपर में, अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपको तैयार कर लेने हैं और किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। सारी चीज़ों को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चर्चा करते हैं लिखित मॉडल पेपर के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो जो भारतीय समाज की, इंडियन सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जानेंगे, और जो इशूज़ हैं डेवलपमेंट के उसको जानने का प्रयास करेंगे भारतीय संदर्भ में। ठीक है, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं सोशियोलॉजी बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर 2023 के इस मॉडल पेपर के बारे में, जो कि सोशियोलॉजी का है। आइए चर्चा करते हैं भारत में विकास की सामाजिक समस्याएं और मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। भाई देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खंड आ से, खंड आ की बात किया है तो 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ की बात की है तो खंड आ से आपके परीक्षा में अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों जो होते हैं उनकी संख्या 10 होती है आपके एग्जाम में, और 10 के 10 प्रश्नों को अर्थात सभी प्रश्नों को आपको करना होता है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। सारे प्रश्न आपको 10 के 10 करने होते हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 50 शब्दों में एक प्रश्न को आपको एक प्रकार से समझाना है, एग्जामिनर को अपनी कॉपी के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम रिप्रेजेंट करने के तरीकों को समझते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, अपराध के बारे में बताएं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम जो 1-2 मॉडल पेपर और हमने दिए हैं, एक मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का दिया है और एक महासंग्राम वीडियो टाइप का मैंने दिया है। मतलब वो भी एक प्रकार से एक ही वीडियो है, थोड़ा लंबी होगी, 1-2 घंटे के आसपास या 1 घंटे 40 मिनट के आसपास होगी। उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने छोटे छोटे प्रश्न जो हैं अति लघु उत्तरीय टाइप के, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करी है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने समझाने का प्रयास किया है। तो उसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न और संपूर्ण सिलेबस को समाहित करने वाले प्रश्नों को समाहित, मतलब कि संपूर्ण सिलेबस को समाहित कर दिया है एक ही वीडियो के माध्यम से। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वह वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अपराध। अपराध यहाँ पर लिख करके आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे मतलब अपराध लिख करके। अच्छा, अब अपराध लिख करके छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि ये नहीं पूछा गया कि अपराध की विशेषता बतानी है या अपराध किसे कहते हैं ये बताना है, क्या बताना है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब होता है अपराध की परिभाषा आपको देनी है, अपराध के अर्थ के बारे में बताना है, अपराध के बारे में बताना है। ठीक है, अपराध के बारे में आपको कुल मिलाकर के 50 शब्द लिखने हैं, ये इसका मतलब होता है। तो अपराध के बारे में अगर बात की जाए तो क्या करेंगे, अपराध क्या होता है। अपराध देखिए 2 तरीके के अपराध होते हैं। एक तो अपराध होता है, 2 दृष्टिकोण होते हैं, मुख्य रूप से 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं अपराध को, क्राइम को समझने के लिए। भारतीय संदर्भ की अगर बात की तो भारतीय संदर्भ में 2 टाइप के अपराध होते हैं, एक तो सामाजिक अपराध और एक कानूनी अपराध। सामाजिक अपराध वे अपराध होते हैं, कैसे अपराध होते हैं भाई, जो कि सामाजिक नियमों के, कोई व्यक्ति है वो सामाजिक नियमों के खिलाफ काम करे, सामाजिक मापदंडों के विरुद्ध काम करे। ठीक है, सामाजिक जो रीति रिवाज है या जो सामाजिक जो नियमावली है उसका उल्लंघन करे, तो सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि बात की जाए खास करके कानूनी अपराध की, तो कानूनी अपराध में आपको पता होगा जो संविधान में चीज़ें हैं या जो इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है या अन्य प्रकार की जो आईपीसी जो धाराएं हैं, इंडियन पिनल कोड उसी को बोलते हैं, ताज़े हिंद। ठीक है, तो इसी में जो लिखी हुई बातें हैं, अगर उन बातों का आप उल्लंघन करते हैं तो आप एक प्रकार से कानून का उल्लंघन करते हैं, अर्थात आप क्या करते हो, आप अपराध करते हो। और अपराध के लिए फिर दंड का प्रावधान भी किया गया कि भाई अगर आप फला अपराध करोगे तो फला अपराध के लिए आपको फला टाइप का दंड दिया जाएगा। अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान है, एक अपराध के लिए एक दंड का प्रावधान है। यानी कि अगर आपने एक बार अपराध किया है
तो आपको उसकी सज़ा एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अपराध किया है तो उस समय मान लेते कोई सज़ा आप मतलब न्यायालय में मामला गया और न्यायालय में आपको सज़ा मिल गई, तो आप अब दोबारा सज़ा नहीं पाओगे, एक ही बार आपको सज़ा काटनी पड़ेगी। ठीक है, 10 साल की सज़ा हुई, 10 साल के बाद आप बाहर निकलोगे, फिर उसके बाद में तुरंत, चाहे आप आज अगर आपको सज़ा सुनाई गई और कल ही नियम बदल जाए कि भाई इस अपराध के लिए 20 साल की सज़ा थी और आपको 10 ही साल सज़ा सुना दी गई है और कल ही संशोधन हो 20 साल के लिए, तो आपको फिर दोबारा 20 साल के लिए सज़ा नहीं काटनी, केवल 10 ही साल के लिए, क्योंकि जिस समय जो कानून चलता है उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, तो जो चीज़ें कानून जो इंडियन पिनल कोड में लिखी हुई हैं, अगर आप उनका विरोध करते हैं, ठीक है, तो कानूनी अपराध है। अगर आप सामाजिक गतिविधियां जो होती हैं, सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्यों के खिलाफ काम करते हो, तो सामाजिक अपराध है। जैसे मैं आपको एक बार समझा दूं, जो सामाजिक अपराध होता है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि जो समाज के दृष्टिकोण से अपराध हो, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्राइम हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्रकार से कानूनी दृष्टिकोण से विधिक तरीके से, यानी लॉ के हिसाब से देखें तो वो मतलब एक प्रकार से मतलब अपराध हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, लिविंग रिलेशनशिप आप लोग जानते हैं, ठीक है, लड़का लड़की एक साथ रहते हैं शादी से पहले, तो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक अपराध होता है, जबकि कानूनी दृष्टिकोण से ऐसा कोई अपराध नहीं है। तो ये एक प्रकार से जो चीज़ कानून के हिसाब से अपराध है वो सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध नहीं हो सकता, जो सामाजिक अपराध है वो कानूनी अपराध नहीं हो सकता। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अपराध क्या किसे कहते हैं? इलियट और मेरिल महोदय बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं अपराध की। कहते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार जो समूह द्वारा अस्वीकार किया जाता है और जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के नाम से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि अपराध समाज विरोधी व्यवहार होता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक ऐसा व्यवहार समाज विरोधी जो समूह के द्वारा अस्वीकार किया जाता है। जितने समूह होते हैं, संस्थाएं होती हैं, समितियां होती हैं ग्राम सभा की, वो सारी अस्वीकार करती हैं उस कर्तव्य को जो आप करते हैं, जो व्यवहार आप करते हैं उस व्यवहार को अस्वीकार करती हैं। और जिसके द्वारा मतलब कि जिसके करने पर या जिसके लिए आपको, जब आप जो व्यवहार ऐसा कर देते सामाजिक विरोधी व्यवहार, उस समाज विरोधी व्यवहार के लिए आपके लिए समूह दंड निर्धारित करता है कि आपको दंड मिलेगा इसके लिए, तो वही क्रिया अपराध कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अपराध की अगर कानूनी दृष्टिकोण से परिभाषा देखें तो टैफ्ट महोदय अपराध की कानूनी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि अपराध वे कार्य हैं जिनका करना कानून के द्वारा रोका गया है और जो विधि द्वारा दंडनीय माने गए हैं। विधि माने कानून के द्वारा दंडनीय माने गए हैं। टैफ्ट महोदय कानूनी दृष्टिकोण से परिभाषा देते हैं। जबकि बात की जाए प्रोफेसर टेक्लेस की, तो वो सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषा देते हैं इसकी। कहते हैं कि अपराधी व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाए गए नियमों का अतिक्रमण है और यह वह कार्य है जो सामाजिक रूप से हानिप्रद होता है, तो वो अपराध होता है। अपराध मैंने आपको बता दिया। अपराध कई कारण होते हैं अपराध करने के। एक तो व्यक्ति शारीरिक बनावट के कारण से अपराध करता है, भाई वो हट्टा कट्टा है, लंबा चौड़ा है तो अपराध करता है, छोटे या निरीह लोगों को मारता है, या जो एक प्रकार से उससे शरीर में निर्बल है उसको मार देता है। तो ये एक तो शारीरिक बनावट के हिसाब से अगर वो फिजिकली मेंटेन है तो अपराध करता है। वंशानुगत प्रवृत्तियां भी कुछ अपराध की होती हैं कि भाई अगर हमारे दादाजी अपराधी थे तो पापा अपराधी हुए, हम भी अपराधी बनेंगे, तो एक तो ये होता है। तीसरा होता है मानसिक कारक, बहुत सारे लोग एक प्रकार से मानसिक कारक। चौथा होता है आर्थिक कारक। कई कारण होते हैं, गरीब व्यक्ति भी बहुत अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि गरीबता के कारण से लोग चोरी करते हैं, चोरी की सजा काटने जाते हैं, उसमें जेल में जाते हैं, जेल में हो सकता है और बड़े बड़े कैदियों का संपर्क मिला, फिर बाहर निकले, फिर दूसरा अपराध किया, फिर एक प्रकार से नाना प्रकार के अपराध करते चले गए। तो एक प्रकार से क्या होता है, गरीबी भी एक प्रकार से अपराधों की मूल जड़ है। मद्यपान कोई व्यक्ति करता तो वो भी अपराध करता है। आप देखते हैं दारू गांजा पी करके लोग भी अपराध करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सब अपराध के चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते तो अपराध के बारे में आपने समझ लिया होगा लगभग। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रोबेशन या पैरोल क्या है। प्रोबेशन की बात की जाए तो प्रोबेशन जो होता है एक अदालती पद्धति होती है, और प्रोबेशन का सीधा सा मतलब होता है कि अपराधियों को सुधारने का एक रास्ता, एक माध्यम या एक तरीका होता है कि अपराधी सुधर जाए। तो प्रोबेशन मतलब होता है अपराधियों को सुधारने का एक साधन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत न्यायालय जो होता है या जो जज होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, वो अपराधी को दंडित नहीं करते हैं या दंड के स्वरूप में वो जेल नहीं भेजते हैं, अपराधी को जेल नहीं भेजते हैं। कुछ शर्त स्वीकार करवाते हैं उससे, अपराधी से कुछ पूछते हैं, कहते हैं कि भाई अब तुम ये काम नहीं करोगे, तो अपराधी कहता है हाँ साहब नहीं करेंगे। सारी बातों को मनवा करके
तो कुछ शर्तों को मनवा करके समाज में रहने की स्वीकृति प्रदान कर देता है न्यायालय, न्यायाधीश। और ख़ास करके न्यायालय की देख रेख में एक प्रकार से खास करके प्रोबेशन अफसर एक होता है, जो कि न्यायालय की तरफ से बताया जाता है कि भाई ये फला अफसर आपकी देख रेख में रहेगा कि आप कोई अपराध ना करने पाए। तो इस दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। ये होता है प्रोबेशन, ठीक है, प्रोबेशन यही होता है। अगला आपको दिया गया दूसरा पॉइंट है पैरोल। पैरोल क्या होता है? पैरोल भी अपराध सुधारवादी नीति ही है एक प्रकार से। इसमें क्या होता है, एक ऐसा उपाय है, या फिर पैरोल जो होती है एक सुधारवादी नीति पर आधारित एक ऐसा उपाय है। इसका उपयोग उन अपराधियों के लिए किया जाता है जो जेल में भेज दिए जाते हैं, यानी कि जिनको न्यायाधीश सज़ा सुना देता है, वो जेल काट रहे होते हैं। अब जब वो जेल काट रहे, मान लेते 10 साल को उनको जेल को मिली है, ठीक है, पैरोल मतलब कि 10 साल, मतलब किसी सज़ा के लिए 10 साल की जेल किसी व्यक्ति को मिल गई है। अब हुआ है एक प्रकार से जेल में बड़ा अच्छा काम करता है, खूब अच्छा काम किया जेल में, उसका आचरण जो है अच्छा रहा और एक प्रकार से बहुत समय तक जेल में रहा। मान लेते हैं जो है 7 साल जेल काट लिया और 7 साल में बड़ा अच्छा काम किया उसने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि खास करके आचरण प्रदर्शित जब वो अच्छा करता है और कहता है कि भविष्य में ऐसा हम नहीं करेंगे और सुधार की इच्छा प्रकट करता है, तो अपराधी को पैरोल अफसरों की देखरेख में छोड़ दिया जाता है। एक अफसर होते पैरोल अफसर, कहते हैं कि पैरोल के अफसर जो होते पैरोल अफसर वो देख रेख करते हैं और बाकी इनको 7 ही साल पे छोड़ देते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है अच्छा काम किया है जेल में और अच्छा काम किया है और काम करने के ज़्यादा अच्छा आचरण रहा है, अच्छा व्यवहार रहा है इसका, तो इसको छोड़ दो, ये एक प्रकार से समाज में रहे, तो इसलिए सज़ा कम हो जाती है। तो एक प्रकार से ये दोबारा सुधरने का या एक प्रकार से प्रेरणा देती है सुधरने का कि भाई व्यक्ति सुधर जाए। इस प्रकार से मानवतावादी दृष्टिकोण से पर आधारित है पैरोल। तो पैरोल का मतलब सीधा सा होता है कि कोई व्यक्ति जो सज़ा काट रहा होता है उसका आचरण अच्छा है और वो स्वीकार करता है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी और इसकी देख रेख में मतलब बहुत अच्छा काम करता है, जेल में लेकर के जेल का फ़ायदा करवाता है। तो जेल के जो अफसर होते हैं वो एक प्रकार से पैरोल अफसर को मतलब के साथ इसको छोड़ देते कि भाई एक अफसर आपकी देख रेख करेगा और छोड़ देते हैं उसको कम समय पर ही, ठीक है। तो ये एक प्रकार से होता है पैरोल। और प्रोबेशन जो है मतलब कि दंड से पहले ही छोड़ दिया जाता है, वो होता है आपका प्रोबेशन, एक टाइप का बेल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं भाई? आप सभी को पता होगा भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो इलियट और मेरिल बहुत अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य की जानबूझ करके जब कोई व्यक्ति उपेक्षा करता है या अपने कर्तव्यों से हट करके काम करता है या अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं करता है, ठीक है, अपने कर्तव्यों का उत्तम प्रयोग नहीं करता है, अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों पर खरा नहीं उतरता है, तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है। और यही क्रिया भ्रष्टाचार कहलाती है। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्म का उचित तरीके से एक प्रकार से निर्वहन नहीं करता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है और जो ये क्रिया होती है भ्रष्टाचार की क्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत लाभ होता है, तो व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए सरकारी कार्यों से विमुख हो जाना या सरकारी कामों को ना करना या अपने जो सरकार के द्वारा निर्धारित आपके काम है, जो आपकी संस्था के द्वारा निर्धारित काम है, आपके विभाग के द्वारा जो आपका निर्धारित काम है, उस काम को आप नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति में आपका व्यक्तिगत लाभ होता है वह काम ना करने से, तो यह क्रिया आप क्या कहलाती है? भ्रष्टाचार कहलाती है और करने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके की बात मैं कर रहा हूँ। तो भ्रष्टाचार ये होता है। भ्रष्टाचार को लेकर के अगर बात की जाए तो लोगों के चरित्र, नैतिक सद्गुण और व्यवहारिक आदर्शों को अगर विकसित किया जाए तो खास करके हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। जब लोगों का चरित्र अच्छा होगा, नैतिक सद्गुण उनके अंदर व्यापेंगे, व्यवहारिक आदर्श से उनको अवगत करवाया जाएगा, उनका परिचय करवाया जाएगा, तो व्यक्ति भ्रष्टाचारी थोड़ा सा कम होगा। तो भ्रष्टाचार ये होता है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन अपराध क्या होता है भाई? श्वेत माने होता है सफ़ेद, वसन माने होता है कपड़ा, अपराध माने अपराध। तो एक प्रकार से श्वेत वसन माने होता है, श्वेत वसन अपराध को सफ़ेद पोश अपराध भी कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, श्वेत वसन अपराध जो होता है
ये एक प्रकार से बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो करवाते हैं। ये खुद अपराध नहीं करते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपराध करवाते हैं लोगों से, पैसा दे करके, टेंडर पास करवा करके, मतलब एक प्रकार से कि भाई तुमको ये काम करना है तो तुम्हें काम कर दो। तो एक प्रकार से बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी ऐसे अपराध करते हैं, ठीक है। श्वेत बसन अपराध, श्वेत बसन का अपराध मतलब ये होता है, देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं सफ़ेद कपड़ा ही पहनते हैं, तो इसीलिए इसको श्वेत बसन अपराध कहा गया कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाले जो अपराध करते हैं तो वो एक प्रकार से चुपके से, कानून की नज़रों में, कानून के लोग भी जानते हैं कि भाई फला व्यक्ति अपराध कर रहा है, फलाने नेता, और ये चीज़ हो रही है, चीज़ सारी चीज़ें उनको पता है पुलिस को, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती उनको, क्योंकि वो अपराध खुद नहीं करते हैं, वो दूसरों से करवाते हैं अपराध। और इस बात की भनक पुलिस भी जानती कि भाई फला फला चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक प्रकार से उसके खिलाफ नहीं जा पाता। तो कहीं ना कहीं पे ये होता है श्वेत बसन अपराध, ठीक है। मतलब अपना हाथ, अपना एकदम से जो अपने चरित्र पर धब्बा ना लगे और दूसरे से काम भी करवा लिया और अपना काम एक प्रकार से लाभ भी हो गया और अपराध भी खुद नहीं किया, दूसरे से करवा लिया पैसे दे करके, तो ये होता है श्वेत बसन अपराध। श्वेत बसन अपराध की बात की है तो श्वेत बसन अपराध को एक ऐसा अपराध कहा जा सकता है जिसे कि खास करके जिसे एक प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक स्थिति वाला अपने पेशे के दौरान करता है। कोई पेशा कर रहा होता है, चाहे वो नेतागिरी कर रहा है, चाहे कोई सरकारी पद पर है, बड़े पद पर है, और एक प्रकार से वो अपराध करता है, ठीक है। तो एक प्रकार से वो खास करके श्वेत बसन अपराध कहलाता है। श्वेत बसन अपराध की बात की जाए तो इसकी मुख्य रूप से दो विशेषताएं होती। पहली विशेषता है कि श्वेत बसन अपराध उच्च और आर्थिक जो व्यक्ति होते हैं या सामाजिक वर्ग के जो उच्च व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किया था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि श्वेत बसन अपराध आर्थिक लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमा करके ऐश्वर्य के साधन को जुटाना होता है कि ताकि एक प्रकार से हम अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें, खूब ठाठ से जी सकें, इसके लिए लोग श्वेत बसन अपराध करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो श्वेत बसन अपराध का मतलब होता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत बसन अपराध कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास। 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा तो 50 शब्दों में आपका हो गया, बहुत हो गया इतना। अगला प्रश्न है मादक द्रव्य व्यसन क्या है। मादक द्रव्य व्यसन की अगर बात की जाए तो मादक द्रव्य व्यसन का मतलब होता है, मादक द्रव्य व्यसन के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं, अगर ये भी प्रश्न आपसे पूछा है तो क्या बताओगे। मादक द्रव्य व्यसन का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि भांग हो गया, चरस हो गई, अफीम है, कोकीन है, मजूम है, तो ये सब जो शब्द हैं आपके, जैसे कोकीन, अफीम, चरस, भांग, ये सब मादक द्रव्य व्यसन है। आपसे पूछता, अच्छा यहीं पर आगे करके मैं मद्यपान भी लिख दे रहा हूँ, मद्यपान, मद्यपान में आप शराब भी शामिल कर लीजिए, मदिरा, तो भांग, चरस, अफीम, कोकीन, मदिरा, इन सभी का सेवन करना मादक द्रव्य व्यसन या मद्यपान होता है, ठीक है। दारू पीना मद्यपान कहलाता है। मादक द्रव्य व्यसन का मतलब होता है कि आप भांग पी, मतलब भांग खा रहे हैं, चरस, अफीम, इन सभी का सेवन कर रहे हैं, तो ये सब होता है आपका मादक द्रव्य व्यसन के अंतर्गत चीज़ें। इसका मतलब इन सभी का सेवन करना, यही होता है मादक द्रव्य व्यसन, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। अच्छा, मादक द्रव्य व्यसन के कई कारक होते हैं। जब संगति आपको गलत मिल जाती तो आप एक प्रकार से मादक द्रव्य व्यसन करते हैं। आपका साथी अगर बीड़ी पीता तो आपको भी बीड़ी सिखाएगा, सिगरेट पीता है तो आपको भी सिगरेट सिखाएगा कि भाई सिगरेट का छल्ला बनाए गिरा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से चाय के साथ सिगरेट, आजकल की तो युवा पीढ़ी एकदम से ध्वस्त हो गई, बर्बाद ही समझो एकदम से। चाय और साथ सिगरेट के कोई मेरे धुआं उड़ावत है यूनिवर्सिटी में, जो उन्हें जवाब नहीं, अब का समझावे उन्हें, और अपन भविष्य खुद ही गोड़त हैं सिगरेट पी के, और बाद में सोचत हैं कि हम बस खुदा हो गए हम ही, ठीक है। लेकिन वो अपना भविष्य और अपने स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन एक प्रकार से खतरे में ला रहे हैं। जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, इस प्रकार के नशा को करते हैं। तो एक गाना भी चला था, बहुत पुराना गाना है कि नशवा करेला नाश, नशवा के सोढ़र भाई, ऐसे गाना था, बहुत पुराना गाना है, सुनिएगा कभी, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, हो सकता है मिल जाए। तो नशा जो है एक प्रकार से ये संगति का प्रभाव होता है। बहुत सारे मित्र आपके पीते हैं और उसी मित्रता में आपको पीने लगते हैं या आप उसको खाने लगते हैं। दूसरी बात, निराशापूर्ण जीवन जब किसी व्यक्ति का होता है तो बहुत सारे लोग इसको खाते पीते हैं। कोई व्यक्ति जब बहुत गरीब भी हो जाता तो भी गरीब लोग बहुत अधिक सेवन करते हैं। आप देखिएगा गुटखा उटका तो गरीब वगैरह बहुत खाते हैं। आप गाँव में चले जाइए कभी, गाँव में तो गाँव के जितना व्यक्ति होते हैं सब गुटखा, कोई एक प्रकार से अलग अलग गुटखा खाते हैं। आप देखिएगा कि जो है बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े क्रिकेटर जो है प्रचार करने में उतर आए हैं, किसका, और देखिए प्रचार किसका करते हैं, कमला पसंद इलायची का प्रचार करते हैं। लेकिन अच्छा, इलायची का प्रचार करते हैं और कमला पसंद के नाम से क्या बिकता है, कमला पसंद के नाम से एक प्रकार से वो गुटखा बिकता है एक प्रकार से, ठीक है। क्या बिकता है,
वो एक प्रकार क्या है, गुटखा होता है कमला पसंद। तो कमला पसंद, उसी के माध्यम से कमला पसंद ब्रांड का प्रचार किया, क्योंकि कमला पसंद इलायची का कोई वो नहीं है, इलायची के माध्यम से दूसरी चीज़ का प्रचार हो जाता है। अच्छा, एक्टर लोग इसमें ये से बच जाते हैं, जैसे अक्षय कुमार प्रचार करे, शाहरुख खान, अजय देवगन, क्रिकेटर में आप देखते हैं, और भी तमाम से राजश्री का प्रचार लोग करने लगे। तो ये सब लोग खाते पीते हैं। गाँव वगैरह में आप देखें, शहरों में बड़े बड़े जो 20-20 रुपए के रजनीगंधा आते हैं उसको लोग खाते हैं, ठीक है। लेकिन गांव वगैरह में जो है छोटे छोटे, जैसे हमारे इधर अगर चलता है, जो जहाँ एरिया अयोध्या वगैरह क्षेत्र में आएगा, गोंडा उंडा में, तो यहाँ पर आस्की चलती है, आस्की, गोमती, कमला पसंद, ये सब खूब खाते हैं लोग, ठीक है। और जगह जगह खूब थूकते भी हैं। तो ये होता है। फिर चूना उना मलत हैं, बढ़िया सुरती, तम्बाकू खूब खाते हैं, लेकिन ये सब करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये सब होता है आपका मादक द्रव्य व्यसन और निराशापूर्ण जीवन, निर्धनता, संगति का प्रभाव, नैतिक मूल्यों में कमी आती है तो लोग ऐसा करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, मद्यपान करने से आपका व्यक्तिगत विघटन होगा, पारिवारिक विघटन होगा, परिवार में कलह होगी, झगड़ा लड़ाई होगा, आपका व्यक्तित्व एक प्रकार से ख़त्म हो जाने को होगा, सामाजिक विघटन होगा, समाज एक प्रकार से बेकार होता चला जाएगा, कोई नई खोज, नई सोच की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे आप, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका मद्यपान के बारे में चीज़ें, मादक द्रव्य व्यसन के। अगला प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न है आत्महत्या। आत्महत्या किसे कहते हैं भाई? आत्महत्या की बात की है तो रूथ कैवन महोदय आत्महत्या की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि आत्महत्या अपने आप स्वेच्छा से जीवन लीला समाप्त करने हेतु अथवा मृत्यु द्वारा आतंकित होने पर अपने जीवन को बचाने में असमर्थता की प्रक्रिया होती है। व्यक्ति एक प्रकार से जब खुद ही एक प्रकार से मरना चाहता है, आत्महत्या करता है, अपने जीवन से निराश हो जाता है, किन्हीं कारणों को लेकर के, बहुत सारे कारण हो सकते हैं आत्महत्या के, तो सब तमाम प्रकार के कारणों से एक प्रकार से, या जीवन से मोह समाप्त हो जाने पर, समाप्त मोह नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिस सिचुएशन का सामना व्यक्ति नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता। तो आत्महत्या की परिभाषा ये है। दुर्खीम महोदय ने आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में एक प्रकार से बताया है, आत्महत्या को लेकर के ग्रंथ भी लिखा दुर्खीम महोदय ने। आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयोग किया था। दुर्खीम जी कहते हैं कि स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है आत्महत्या, जिसके भावी परिणाम क्या होती है? मृत्यु। और उसको जानता है कि भाई मुझको मृत्यु होनी है। आत्महत्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस व्यक्ति को पता है कि भाई हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वह उस कृत्य को करता है। वो जानता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो मरने के लिए क्रिया करता है, तो उसी क्रिया को आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या एक प्रकार से कई कारण से लोग करते हैं। शारीरिक दोष होता है तो लोग करते हैं व्यक्तिगत कारणों में, और शारीरिक व्याधियां, बहुत सारे रोग हो गए, शारीरिक दोष हो गया, मानसिक विकार आ गया, व्यक्तिगत व्यसन हो गया, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। सामाजिक कारण में बहुत सारे कारण, आर्थिक कारण होता है, राजनीतिक कारणों से लोग करते हैं। वैसे सामाजिक कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, तो खास करके ये लोग क्या कहेंगे। अब बहुत सारे लोगों की अगर लड़की भाग जाती घर से तो उसके पिताजी जहर खा के मर जाते हैं। अरे भाग गई तो एक प्रकार से आप क्यों जहर खा रहे हो? और समाज में जो व्यक्ति कहे कि ऐसा दुनिया भर का टीम टाम बताया, अरे उनके बेटियाँ भाग गए, तो ऐसा नहीं कि भाई उनकी नहीं भागी, उनके भी कभी भागेगी, ऐसी दिक्कत आएगी तो। या फिर एक प्रकार से भाग गई तो क्या इज्जत चली गई क्या आपकी? ये समाज में देखा जाता है कि इज्जत चली गई। आप शहरों में, आप अभी इंग्लैंड में जाइएगा तो वहाँ पे लड़के लड़की एक साथ ही में रहते हैं। बम्बई में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ तो लड़का लड़के एक ही साथ में रहते हैं। बाहर रहते हैं, समाज के लोगों को नहीं पता है, तो बाहर रहते हैं तो क्या उस पर लोग नहीं कहते, उस पर भी लोग ताना बोलते। समाज में जब लोग ऐसा, चूँकि क्या किस लिए बोलते जानते क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। तो जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता पहले से, तो वो उस काम का विरोध करता है। समाज में परिवर्तन का हमेशा विरोध हुआ, लेकिन मैं भी इस परिवर्तन के खिलाफ ही हूँ, क्योंकि समाज में ऐसा भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट आप भूल जाएं और इस प्रकार से कृत्यों को करें ताकि आपके माता पिता इस सिचुएशन की तरफ पहुंचे कि वो आत्महत्या करने के लिए उद्यत हों। तो ऐसा कर्म भी किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। ऐसे कर्म बिल्कुल ना करें जिससे आपके माता पिता के दिल को ठेस पहुंचे, आपके परिवार वालों को, आपके समाज को ठेस पहुंचे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब इतना करें कि जितना चल जाए, लेकिन इतना ना करें कि जितना एक प्रकार से एकदम से ना ही चले। तो एक प्रकार से सोच समझ के सारी चीज़ें करनी चाहिए। और आपके पिताजी ने आपको लगभग 17-18 साल पाल पोस करके बड़ा किया, तो अब आप ये मत कहिए कि हमारी मनमर्जी चलेगी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हाँ स्वतंत्रता सिर पर कोई भावे मने करे जो सोई। ऐसा नहीं सोचना है आपको। ये भगवान के लिए कहा गया कि
हैं स्वतंत्रता सिर पे कोई भाव है मने करे जो सोई, ये भगवान के लिए बताया गया है कि भाई भगवान जो हैं वो स्वतंत्र है, उनके सिर पर कोई नहीं है, उनकी जो इच्छा होती है वो करते हैं। लेकिन भगवान भी एक प्रकार से कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। भगवान श्री राम जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो माता पिता के कर्तव्यों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए भगवान श्री राम भी कर्म के बंधन से एक प्रकार से मुक्त नहीं है, वो मानव रूप धारण करते हैं और मनुष्य का जो सांसारिक दुख है, दुख और सुख दोनों को भोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के जीवन में मेरे हिसाब से तो सुख लिखा ही नहीं था, दुख ही दुख। आप देखिए पूरे जीवन में दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कहीं निराला भी देखिए आप इस प्रकार से अपने बारे में कहते तो भगवान श्री राम की भी यही एक प्रकार से स्थिति रही है। आप देखिए उनके जीवन में कभी सुख आया हो तो कहीं ना कहीं पे आत्महत्या सामाजिक विरोधों से भी, सामाजिक लोगों के कारण से भी होती, कई प्रकार की चीज़ें। बहुत सारे बच्चे हमारे आत्महत्या कर लेते हैं, कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे एक प्रकार से वो तैयारी करते हैं 4-5 साल 10 साल, घर का पैसा सब खत्म हो जाता है माता पिता का, तो लोग नहीं निकलता है नौकरी, एक प्रकार से फॉर्म निकलता है, सीट नहीं मिलती है, सीट कम होती तो भाई नहीं आ पाया बेचारा किसी कारण के बस में, कितना पढ़ेगा, मतलब पढ़ता भी है लेकिन नहीं आता, सीट कम होती तो जाहिर सी बात है कोई ज़्यादा पाएगा कोई कम नंबर पाएगा, तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। चूँकि खेत पात बेच करके गांव का पिता भेजता है अपने बच्चे को शहर, और जब बच्चा नहीं पास होता तो माता पिता भी पूछते रहते, कोसते रहते बच्चे को, काहे किधर क्या हुआ भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। चूँकि वो भाई मेहनत कर रहे, खेत पर जितना कुछ था सब बेच वोच करके दे दिया बच्चे को, और बच्चा भी मेहनत कर रहा है पढ़ने में, लेकिन जब नहीं होता तो फिर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग अपनी इसी पैसों का गलत उपयोग करते हैं, माता पिता तो पैसा दे रहे हैं, वहाँ पर सिगरेट का धुआं उड़ावत हैं, तो ये गलत है ना, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो आत्महत्या ये चीज़ें होती हैं। आत्महत्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अहंगवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और अस्वाभाविक आत्महत्या। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 7वां नंबर, दहेज। दहेज किसे कहते हैं भाई, दहेज प्रथा, डियरी जिसको आप बोलते हैं, डियरी। तो सरल शब्दों में दहेज जो होता है वह राशि होती है या एक प्रकार से वस्तुओं या संपत्ति से संबंधित राशि होती है जिसे विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को प्रदान किया जाता है, वर पक्ष को दिया जाता है। ठीक है, तो विवाह जब होता है लड़का लड़की का, तो लड़की के माता पिता जो होते हैं, लड़के के माता पिता और लड़के को कन्विंस करते हैं कि हम 1 ठू हीरो होंडा देवे तुमका, और 1,51,000 नगद देवे, सीकर घड़ी अंगूठी देवे, हुआ बैठी वो बासी खाए। तो इस प्रकार से पहले मैनेज हो जाता है शादी ब्याह में, आप देखते हैं, फिर उसके बाद में शादी होती है। तो ये होता है आपका दहेज। ठीक है, आजकल की भाषा में कहूँ पहलवें तय हो जाता है। आप देखिएगा जब ब्याहू देखे आवत है लड़कन के, तो लड़के लोगन के माता पिता या बहुत सारे लोग मांगते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मांगते हैं। ठीक है, दहेज बहुत सारे लड़कियों के माता पिता खुद ही दे देते हैं, स्वेच्छा से देते हैं। बहुत सारे लोग मांगते हैं कि भाई हमको इतना रुपया चाहिए, तो मांगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मांगने से क्या होता है, आप अपने लड़के का एक प्रकार से मूल्य भाव करते हैं। और जब दहेज आप 10 लाख रुपया लिया हो तो मान लेते हैं वो लड़की आएगी तो एक प्रकार से घर में आपके तो क्या होगा, कला होगा, झगड़ा लड़ाई होगी। वो आपकी बातों को मर्यादित नहीं सुनेगी, क्योंकि वो कहेगी कि 10 लाख रुपया लिया बाटियो, तुरंत एक प्रकार से मतलब टाइट बतुआ बोलेगी। मतलब कोई भी अगर मर्यादित शब्दावली में या फिर सारी चीज़ें, वो सारी जो आप मर्यादा या संस्कृति सोच रहे हैं, फिर उससे जो है फिर एक्सपेक्ट मत करिए आपकी वो हमको ऐसे करेगी, हमारा चरण दबाएगी, हमारा पैर छुएगी, ये करेगी वो करेगी, वो मत सोचिए। अगर 10 लाख रुपए दहेज मिला है तो बराबर समभाव, और बिल्कुल होना भी चाहिए, नार नारी एक समान। जब लड़की आप देखिए कि आपके लिए छोड़ करके अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने जितने भी नाते रिश्तेदार होते सारे बंधुओं को छोड़ करके आपके यहाँ रहने आ रही है, तो एक प्रकार से उससे बड़ी मूल्य वस्तु क्या हो सकती है। आप 10 लाख या 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में उस लड़के का मोल भाव करते हैं कि भाई पैसा भी लेते हो, उसकी लड़की भी आ रही है, वो सीकर घड़ी अंगूठी भी दे रहा है, सिंगारदानी दे रहा है, वो मतलब बेड दे रहा है, सारी चीज़ें, गद्दा कुर्सी मेज टेबल सोफा सेट सब दे रहा है, यहाँ तक कि अब तो फ्रीज दे रहा है, और केला उला तिलक उलक में खूब मिलत है, छुहारा बादाम काजू किशमिश खूब आवत है, गांव भर खाते हैं वही के। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से यही सब तो दहेज है। अच्छा, आप दहेज ये सब माता पिता के, अगर माता पिता लड़की के खुद ही देते स्वेच्छा से तो ठीक है, लेना चाहिए।
लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती मांग करते हैं दहेज के लिए, किसी बच्ची को, किसी लड़की को गाली देते हैं, उसको मारते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो कहीं ना कहीं पे विवाह विच्छेद क्यों बढ़ता है? दहेज, आप ज़्यादा दहेज लोगे, तुरंत आप अगर तालमेल नहीं बैठेगा ना पति पत्नी में, कोई बात अगर मान लेते पति ने बोल दिया कहीं से फ्रस्ट्रेट होकर के, क्योंकि देखिए पति जो होता है बाहर जब काम करता है, वर्क करता है, बाहर दिन रात कई लोगों का सामना करता है और पैसे कमा करके घर पे आता है, तो फ्रस्ट्रेट रहता है। तो उसको क्या चाहिए? उसको प्रेम भरी 2 रोटी चाहिए, प्रेम से बात करे कोई व्यक्ति, यही चाहिए ना। अगर ये नहीं मिलता अपनी उसकी पत्नी से तो फिर झगड़ा लड़ाई होगा। और कहीं ना कहीं पे जब ये होता है कि भाई उसके पिताजी 10 लाख रुपया कहूँ लाए खेत उत बेच के दिया हैं, तो वो भी सोचती कि दहेज दिए हैं, क्या करें हम इनके जो है खाना बनाई भी कर, दुनिया भर के क्या होता है उसमें झगड़ा लड़ाई होती रहती है। और इसी कारण से दहेज के कारण से बहुत सारे विवाह विच्छेद भी हो रहे हैं हिंदुओं में। तो ये सब कई सारे कारण हैं। तो दहेज की परिभाषा को देते हुए मैक्स रेडिन कहते हैं कि साधारण दहेज वह संपत्ति है जो कि एक पुरुष विवाह करने पर अपनी पत्नी या उसके परिवार से पाता है। ठीक है, ये मैक्स रेडिन कहते हैं। जबकि चार्ल्स बिनिक कहते हैं कि दहेज वे बहुमूल्य होते हैं या बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो कि एक विवाह के किसी भी पक्ष के संबंधी विवाह में देते हैं। अच्छा, ये एक प्रकार से किसी भी पक्ष की बात करते हैं चार्ल्स बिनिक। जबकि मैक्स रेडिन क्या कहते हैं? एक पुरुष विवाह करने पर अपनी पत्नी या उसके परिवार से जो संपत्ति पाता है उस संपत्ति को दहेज कहते हैं। और निश्चित तौर पर दहेज का मतलब यही होता है हिंदू धर्म में, अगर देखिएगा तो दहेज ये होता है। आपका समझ में आ गई बातें दहेज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 8वां प्रश्न निर्धनता। निर्धनता क्या है भाई? निर्धनता बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार से ये प्रश्न है, आपकी परीक्षा में हमेशा आता है। जितने प्रश्न हमने रखे हैं सारे प्रश्न आपके छठे प्रश्न हैं और ये प्रश्न हमेशा आते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंधित हैं, सभी में सिलेबस सेम है और सभी में यही प्रश्न आएगा। तो निर्धनता की अगर बात की है तो गोडार्ड महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि निर्धनता उन वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। यानी निर्धनता क्या होती है? निर्धनता अगर कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, जो एक प्रकार से जो वास्तविक चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता, जो एक प्रकार से अच्छी नीड्स हैं, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उन ज़रूरतमंद चीज़ों को अपनी नीड्स को और अपने जो आश्रित व्यक्ति, अपनी बीवी, अपने बच्चों की नीड्स को पूरी नहीं कर पाता, वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति कैसा है? निर्धन है, वह व्यक्ति गरीब है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। निर्धनता मतलब सीधा सा बात यह है कि जो व्यक्ति अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, अपने आश्रितों का पेट पालन, उनका पोषण और उनकी स्वच्छता का या उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाता, उनके वस्त्र का ध्यान नहीं दे पाता, वो व्यक्ति निर्धन है। अच्छा, नीड्स में ये नहीं कि भाई आप बोलोरो और 4 चक्का एक प्रकार से किया सेल्टास मतलब खरीद लो तो वही निर्धन नहीं। निर्धनता का मतलब होता है कि आपको 2 वक्त की रोटी और एक प्रकार से आवास और आपका वस्त्र और एक प्रकार समाज में एक प्रकार से अगर किसी लड़की का विवाह ठना है तो आप 150 रुपये न्योता लिखवा दें, तो ये सब अगर आपके पास है तो आप निर्धन नहीं हैं, आप एवरेज में आते हैं। निर्धनता वह होती है कि जब आप ऐसा ना कर सकें, आपका बच्चा कह रहा है कि पापा हमें स्वेटर खरीदे है ठंडी में आपकी, तो आपके पास स्वेटर खरीदने के लिए पैसे ना हो, तो निर्धन व्यक्ति हैं आप। अच्छा, स्वेटर खरीदने के पैसे हैं भी लेकिन 200 रुपये एक स्वेटर खरीद रहे हैं व्यक्ति, तो भी एक प्रकार से आप निर्धन नहीं कहे जाएंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए निर्धनता की पराकाष्ठा वहाँ आती है जब कोई व्यक्ति खाना नहीं पाता है और वस्त्र लाने के लिए उसके पास नए वस्त्रों के लाने के लिए कपड़े नहीं होते, त्योहारों पर उसके घर में अच्छी चीज़ें नहीं बन पाती हैं, वो व्यक्ति निर्धन होता है। जब वो व्यक्ति शाम के भोजन के लिए दिन भर तड़पता है और फिर भी शाम का भोजन अच्छे तरीके से नहीं खा पाता, वह व्यक्ति निर्धन होता है। तो निर्धनता एक प्रकार से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। निर्धनता कई कारणों से होती है, क्योंकि आप देखते हैं भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली है, इससे निर्धनता बढ़ती है संयुक्त परिवार प्रणाली से। क्योंकि क्या होता है, लोग आलसी हो जाते हैं। अगर 4 भाई हैं और 1 भाई 2 भाई कमा रहे हैं तो 2 भाई वो इसे बैठ के खाते हैं, तो ये होता है निर्धनता। अगर वो चारों लोग का काम करेंगे तो इससे क्या होगा, चौतरफा पैसा आएगा, चौमुखी विकास आपका होगा। लेकिन जब क्या होता है कि भाई जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही तो लोगों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और ज़्यादा, ठीक है,
तो ये भी हो सकता है। और भी कई सारे कारण हैं। कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा है, खेती की विभिन्नताएं बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही लगातार। आप देखो भारत दुनिया का नंबर 1 बन गया जनसंख्या के मामलों में, तो निर्धनता तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, उत्पादन के साधन कम है, नौकरियां लग ही नहीं रही हैं, तो निर्धनता बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोग खा पी रहे हैं, तो भला हो मोदी जी का कि बेचारे एक प्रकार से कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी उन्होंने कि मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनका। जो हमारे गरीब साथी थे, हमारे जो गरीब लोग थे, उनको गल्ला मिलने लगा, कम पैसे में आप जाते हैं और कोटेदार के यहाँ, कोटेदार आपका एक किलो भी चुरा नहीं सकता गेहूं चावल, आपको रिफाइंड मिलती है, नमक मिलता था कोरोना काल में, आप देखिए बड़ी अच्छी व्यवस्था मिली। तो ये एक प्रकार से आप देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा आपको मिल गया भाई, आप खा रहे, जो व्यक्ति गरीब है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिएगा सभी व्यक्तियों को मिलती है, गल्ला वल्ला राशन वासन सब व्यक्तियों का बना है, सभी व्यक्ति उसको आधार कार्ड दिखा करके बढ़िया खाते हैं, लाते हैं। तो एक प्रकार से आप देखिए ये भला होगा, मतलब भला है कि भाई प्रधानमंत्री ऐसे देश के, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी, उन्होंने समझा कि गरीब व्यक्ति की आवश्यकता है एक प्रकार से भोजन की सबसे आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भोजन के बिना मर जाए तो एक प्रकार से उस देश की दुर्दशा हो जाती है, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता जिस देश में एक प्रकार से लोग भूखों मर रहे हैं। और आज भी भारत में लोग भूखों हैं, ऐसी बात नहीं कि भारत पूर्ण रूप से गरीबी खत्म हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिनका आधार कार्ड या उनका, चूँकि गरीब व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो व्यक्ति एक प्रकार सारी चीज़ों को जान नहीं पाते कैसा कैसा। लेकिन ये कर्तव्य होता है हर एक कोटेदार का। कोटेदार अब घर घर तक अंगूठा लगवाते हैं, आप देखिए क्या व्यवस्था है। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होती है? एक होता है अंतः पीढ़ी संघर्ष, एक होता है अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतः पीढ़ी संघर्ष का मतलब होता है जब दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष मतलब नहीं होता, यानी कि अंतः पीढ़ी संघर्ष का मतलब होता है जब एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष हो। जैसे कि मान लेते हैं हम जो है 23 साल के हैं और हमारे समकक्षी कोई 25 साल का, 40 साल नहीं 25 साल, या एक प्रकार से 28 साल का कोई व्यक्ति है, या 18 साल का है, 20 साल का है, तो हमारे समकालीन ही हमारी पीढ़ी का कोई व्यक्ति है और हमारे विचारों में और उसके विचारों में क्या हो रहा है, खंडन मंडन की प्रक्रिया चल रही है। कभी हम उसके विचारों का खंडन कर रहे हैं, कभी वो हमारे विचारों को खंडन कर रहा है, काट रहा है, कभी हम उसके विचारों का मंडन यानी कि उसका समर्थन कर रहे हैं, कभी वो हमारे विचारों का समर्थन कर रहा है। तो समर्थन पे तो संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष तो तब होगा जब विचारों में एक प्रकार से वो होगा, तारतम्यता नहीं होगी, हमारे विचार उसको नहीं पसंद आएंगे, उसके विचार हमको नहीं पसंद आएंगे। तो कहीं ना कहीं पे इसी विचारों की नापसंदगी को हम अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। जब एक ही पीढ़ी के विचारों में तारतम्य या संघर्ष उत्पन्न हो, तारतम्यता नहीं स्थापित हो पाती है, संघर्ष उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति को हम अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। इसके ठीक विपरीत मेरे प्यारे दोस्तों बात की जा रही है अंतर पीढ़ी संघर्ष की। अंतर पीढ़ी का मतलब होता है दो अथवा दो से अधिक पीढ़ियों के बीच में संघर्ष। दो अथवा दो से अधिक पीढ़ियों के बीच में वैचारिक संघर्ष जब उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष। ठीक है, अंतर पीढ़ी संघर्ष का तात्पर्य दो या दो से अधिक पीढ़ियों के मध्य संघर्ष से होता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। अंतर पीढ़ी संघर्ष के कई सारे कारण हैं। आजकल के जो युवा बंधु हैं वो लोग अपने माता पिता से तर्क करते हैं, बहुत सारे। इसका क्यों करते हैं? क्योंकि आधुनिक शिक्षा आ गई है, लोगों का मॉडर्नाइजेशन हो गया है, नगरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उन पर नगरीकरण का भूत सवार है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो उद्योगों में ज़्यादा फंस रहे हैं, युवकों की बढ़ती जनशक्ति मतलब युवक ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो हमारे दादा परदादा जो बातें कहते हैं उनका लोग विरोध करते हैं। उनकी वो कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि बाल ऐसा ना कटवाओ, दोनों तरफ कटवा लें, बीच में खड़ा है बार, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि बाल ऐसा नहीं कटवाना चाहिए। गांव के जो वृद्ध होते हैं अभी कटवा करके जाओ तो छिलवा देंगे, भाग यहाँ से। पिता होता जी हमारे हैं अभी बाल ऐसे कटवा लो कि भाई 1 साइड 2 साइड या उसमें ये सब अभी मरवाओ जा करके, तुरंत जो है डांटेंगे। अगर चुरकी उर्की नहीं है आपके, सिखा जिसको बोलते हैं, उसको गाँव में बोलते हैं अवधि में चुरकी, सिखा को। ठीक है, जो बड़ा बाल होता है पीछे, आपको पता होगा सर में, ठीक है, पंडित जी लोग रखते हैं, तो उसको रखना पड़ता है गांव वगैरह में अगर आप हैं, और रखना भी चाहिए। सिखा से क्या होता है, अगर मान्यता है हिंदू धर्म ग्रंथ अनुसार कि भाई सिखा जो होती एक प्रकार से जैसे अंटीना काम करता है, ठीक उसी प्रकार से सिखा काम करती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो सिखा जो होती है वो एक प्रकार से आपको ज्ञान के मामले में, देखिए जो पंडित पुजारी होते थे पहले ज़माने के, बहुत विद्वान होते थे, उनके पास शिखाएँ होती थीं, और इसीलिए आप देखते हैं जब व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है तो शिखाओं
एक प्रकार से उसका सारा सर मुड़वा दिया जाता है, लेकिन सिखाएं जरूर होती हैं गुरुकुल वगैरह में आप देखिएगा, तो उससे व्यक्ति एक प्रकार जो सिखाते थे गुरुजी लोग वो याद कर लेते थे। आज के ऐसे शिष्य और आज के ऐसे गुरु नहीं है हमारे जैसे कि मोबाइल पे बैठ के यहाँ से आप पढ़ रहे हो कहीं से और हम पढ़ा रहे हैं कहीं से, तो ऐसे गुरु नहीं होते थे। पहले गुरु होते थे, मोबाइल की ज़रूरतें नहीं पड़ती थी, उनका शिष्य कहीं दूसरे अलग है तब भी वो एक प्रकार से आत्मबल से पढ़ा देते थे, आत्मा की शक्ति से पढ़ा देते थे। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष का मतलब होता है कि भाई अपने दादा परदादा की बातों को ना मानना, उनके वो कोई बात कहें तो उनका उल्लंघन करना, उनके विचारों में और युवा पीढ़ी के विचारों में संघर्ष उत्पन्न होना, यानी दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है कई सारे मामलों को लेकर के। तो पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जैसा युवा पीढ़ी को करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि जो युवा पीढ़ी है वो कहती है कि दादा तुम्हारा तो बीत बिता गया और इस ज़माना बदल रहा है, ऐसे में तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। आप देखेंगे गांव वगैरह में जो गांव के वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो है बूढ़े व्यक्ति, वो कहते हैं ये मोबाइल चल गए तब से सामाजिक गतिविधि खत्म हो गई। और लेकिन अपनों एक प्रकार से आप देखते हैं बड़े बड़े लोग भी, जो वृद्ध लोग हैं वो भी मोबाइल खरीद लिए, स्क्रीन टच, और एक हाथ से पकड़ते हैं, एक हाथ से तर्जनी उंगली से चलाते हैं मोबाइल ऐसे ऐसे, ठीक है। फेसबुक पे लाइक करते हैं ऐसे, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, वृद्ध लोग भी आप देखें गांव वगैरह में। अच्छा, गांव के जब वृद्धों को स्क्रीन टच मोबाइल दे दो तो एक हाथ से बाएं हाथ से पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से एक हाथ से करेंगे ऐसे, जो तर्जनी उंगली समझते हैं ना, ऐसे ये पंजा में बना दिया, पंजा ही बना दिया। पंजा में ये होता है आपका अंगूठा, अंगूठा से ऊपर होती है अंगूठे के बगल वाली तर्जनी, उसके बगल होती है मध्यमा, मध्यमा के बगल होती है नामिका, नामिका के बगल होती है आपकी कनिष्का। तो ये एक प्रकार से ये जो उंगली होती है तर्जनी होती है, तो इससे एक प्रकार से मोबाइल वो टच करके उसको बताते हैं। तो ये इसी सभी बीच में आप देखते संघर्ष होता है, वैचारिक संघर्ष एक प्रकार से। कई सारे निवारण के उपाय भी हैं इसके, चूँकि व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा तो अंतरपीढ़ी संघर्ष नहीं होगा, शिक्षा सही तरीके से व्यक्ति ग्रहण करेगा, स्वस्थ जनमत का निर्माण होगा, विभिन्न समूहों में पारस्परिक संपर्क होगा, तो अंतरपीढ़ी एक प्रकार से संघर्ष नहीं हो पाएगा। माता पिता में उनके बच्चों के बीच में संघर्ष होता है, सास ससुर और बहू के बीच में संघर्ष होता है, ये सब अंतरपीढ़ी संघर्ष ही हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका आ चुका है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जब कहीं पर विकास होता है तो वहाँ पर विस्थापन भी होता है। विकास की मैं बात करूँ, कहीं पर रोड बन रहा है तो रोड के किनारे के जितने लोग होते हैं उनकी निकासी हो जाती है। रोड बनता है, रास्ते में किसी का घर पड़ा तो घर हटा दिया गया, दूसरे जगह उनको जगह मिल गई तो भाई उनका विस्थापन हो गया। विस्थापन माने होता है हट जाना, एक स्थान से हट जाना या स्थानांतरण हो जाना। तो विस्थापन का सीधा सा मतलब होता है अपना स्थान बदलना या अपने स्थान से हटना। तो जब कोई व्यक्ति या कोई समूह किसी कारणवश अपने स्थान या अस्थायी स्थान से हट जाता है अथवा हटा दिया जाता है तो हम उसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है, या स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण कई सारी सिचुएशन होती है। मान लेते हैं कोई बांध बन रहा है तो बांध बनाने से क्या होता है, आसपास के एरिया में खूब पानी भर जाता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, गांव को विस्थापन होना पड़ता है, ठीक है। तो ये विस्थापन होता है। कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, किस कारण के, बस वहाँ से एक प्रकार से लोगों ने मारा काटा भगा दिया, ठीक है, तो विस्थापन हुआ उनका। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें होती विस्थापन। विस्थापन कई कारणों से होता है, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा लोग हैं, मतलब कि किसी धर्म के, और किस धर्म का वो 2-3-4 लोग हैं या 2-4 घर है तो उनको जीना हराम कर देते हैं लोग। और आजकल तो आप देखते टीवी पर बैठ करके जो है धार्मिक चर्चा पर चर्चा करते हैं, उसमें लोगों को उकसाते हैं और लोग उनके उकसाने से जा करके एक प्रकार से कई प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, तो गलत बात है ये सब, ठीक है। तो विस्थापन कई कारणों से होता है। आप देखते हैं पंजाब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ितों को वहाँ से हटाया गया और दिल्ली में ला करके बसाया गया, तो ये भी एक स्थानांतरण है। इसके अलावा भाखड़ा नागल बांध बना, नर्मदा घाटी पर बांध बना, तो इन सभी बड़े बांधों के निर्माण के कारण से जो वहाँ की आबादी डूबने के लिए डूब गई, यहाँ के उनके घर द्वार, तो उनको अलग बसाया गया ला करके, ठीक है। तो ये सब विस्थापन होता है कई कारणों से। ये हो गए आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार समझा दिया। अब हम चर्चा करेंगे लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। यहाँ से 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं खंड बा में, और 200 शब्दों में इन प्रश्नों के एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अपराध जो होता है इसकी बात की जाए और बाल अपराध की, तो अपराध और बाल अपराध दोनों जो होते हैं कानून का उल्लंघन ही होता है। बालक जब अपराध करता है
तो वो बाल अपराध होता है। और युवा जब अपराध करता है तो वो एक प्रकार से अपराध होता है या वयस्क अपराध होता है। तो वयस्क अपराध को हम अपराध ही कहते हैं। बाल अपराध चूँकि अभी बच्चा है, उसने अपराध किया है, ना जानने के कारण से अपराध किया है, तो एक प्रकार से वो बाल अपराध होता है। तो अपराध और बाल अपराध दोनों में कानून का उल्लंघन होता है। दोनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य समाज विरोधी होते हैं। दोनों से सामाजिक और व्यक्तिगत हानि होती है। इतना होते हुए भी अपराध और बाल अपराध में अंतर होता है। क्या अंतर है? पहला अंतर आप लिखिएगा। पहला अंतर है अपराध और बाल अपराध में मौलिक अंतर अवस्था यानी कि एज का होता है, आयु का होता है। ठीक है, क्योंकि अपराध वह समाज विरोधी क्रिया है जो वयस्कों के द्वारा की जाती है। वयस्क माने होता है जो बड़े व्यक्ति हैं उनके द्वारा की जाती है, 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। जबकि बाल अपराध एक खास आयु के बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। यह आयु जो है अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आप देखते हैं 18 साल से नीचे भारत की बात की जाए तो 18 साल से नीचे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको बाल अपराध बोलते हैं। लेकिन 18 साल के ऊपर अगर आप अपराध करते तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा अंतर आप लिखिएगा। दूसरा अंतर है बाल अपराध अपराध की पहली सीढ़ी होती है। अर्थात बाल अपराधी जो होते हैं आगे चल करके वो अपराध बनते हैं। चूँकि बाल अपराधी अपराध की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं, दूसरी सीढ़ी उनको चढ़नी होती है, तो पहली सीढ़ी होती है। जबकि अपराध बाल अपराध की अंतिम सीढ़ी होती है। तो अपराध क्या होता है? अंतिम सीढ़ी है, और बाल अपराध की मतलब अपराध की पहली सीढ़ी बाल अपराधी होते हैं, अंतिम सीढ़ी अपराधी होते हैं, वयस्क अपराधी होते हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। ठीक है, ऐसा देखा जाता है अधिकांशतः। आप देखिएगा कि वयस्क अपराधी जो होते हैं बचपन में किसी न किसी प्रकार से समाज विरोधी कार्य कर चुके होते हैं और इसीलिए बाद में भी वो कार्य करते हैं। क्योंकि वो पहले से उनको एक प्रकार से वो कार्य करते तो मज़ा आता है या क्या होता है। अच्छा, लोग मज़ा करने के लिए पहले अपराध नहीं करते हैं। अपराधी लोग जो होते हैं, खास करके जो बाल अपराधी होते हैं, वो पहले अनजाने में अपराध करते हैं। फिर जब वो जान जाते हैं कि भाई हमने अपराध किया और उनको सज़ा नहीं मिलती है या एक प्रकार से अपराध करने के बाद में बच जाते हैं, तो फिर दोबारा अपराध करते हैं। फिर धीरे धीरे करके अपराध करने में उनको मज़ा आने लगता है, फिर वो अपराध करते हैं। पहले तो अपराध लोग मजबूरी में करते हैं, फिर अपराध लोग एक प्रकार से पेशा बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर आतंक फैलाने लगते हैं अपराध का। तो ये गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, तो ये होता है अपराध और बाल अपराध में अंतर। तीसरा अंतर आप लिखिएगा। दोनों अपराधों में कानून का उल्लंघन होता है। अपराध में वयस्कों के द्वारा होता है और बाल अपराध में अवयस्कों के द्वारा होता है, यानी कि बालकों के द्वारा होता है। चौथा अंतर आप लिख लीजिएगा। बाल अपराध में छानबीन करने में सरलता रहती है क्योंकि बाल सुलभ स्वभाव निश्चल होता है इनका, और बालक सभी कुछ बिना भेदभाव के बता देते हैं। जबकि वयस्क अपराधों में अपराधों की खोजबीन में बहुत ही कठिनता महसूस होती है, अत्यंत ही जटिल होता है जो बड़े अपराधी होते सातिर अपराधियों को खोजना। तो इस कारण तथ्य जो होते सामने नहीं आ पाते हैं। जो अपराधी होते हैं वो जल्दी पुलिस के हाथों में नहीं आते हैं, और ना ही उनको एक प्रकार से अपराधी घोषित करने में लोग सही तरीके से, आप देखते छूट भी जाते हैं अपराध करने के बाद में, वकीलों से बातचीत करके निकल जाते हैं। पांचवा अंतर ये है कि बाल अपराध की घटनाएं ताज़ी होती हैं, अतः घटनाओं की शीघ्र ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। परिवार, पड़ोस, मित्र, खेल के मैदान, सहपाठी तथा अध्यापकों के द्वारा बालकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वयस्क अपराध की जो घटनाएं होती हैं वो प्राचीन होती हैं, और इसलिए जो जानकारी प्राप्त होती है वह सही नहीं होती है, पहले की जानकारी। चूँकि जो अपराधी होता है वो पढ़ नहीं रहा होता है कहीं पर। ठीक है, तो एक प्रकार से याद ना, तो एक प्रकार से घर पे वो रहता है, तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपराधी ये सारी होते हैं। अपराध और बाल अपराध में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भ्रष्टाचार उन्मूलन के क्या उपाय हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार उन्मूलन, भ्रष्टाचार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार जो होता है एक प्रकार से अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन न करना। क्यों? व्यक्तिगत लाभ के लिए, जिसमें व्यक्तिगत लाभ होता है, और इसी व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में आप अपने कर्तव्यों से एक प्रकार से क्या होते हैं, विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों से एक प्रकार से मुंह मोड़ लेते हैं अपना। तो वो होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के उपाय पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो पहला काम हमको क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नैतिक शिक्षा यानी मोरल एजुकेशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि कॉलेज से निकलने के बाद समाज में जो भ्रष्टाचार फैला है उसकी जड़ें ख़त्म कर दें वो विद्यार्थी। तो एक प्रकार से हमको आज से ही हम अपने बच्चों को, बालकों को भ्रष्टाचार विरोधी बनाना है। भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बताना, भ्रष्टाचार के बारे में बताना है भाई भ्रष्टाचार बहुत बेकार चीज़ है, ऐसा बताना है। तो लोग जब बड़े होंगे तो बचपन से जो धारणा बनी है उसी धारणा पर वो आगे बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात,
कानून का सख्ती के साथ सख्ती के साथ पालन किया जाए। भ्रष्टाचार करने एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ताकि दोबारा कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार ना करे। तीसरी बात, गाँवों और नगरों में समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना की जाए और इन संस्थाओं में योग्य, कुशल और चरित्रवान व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए, तभी क्या होगा, भ्रष्टाचार को रोक मिलेगा। आजकल तो मैं बताऊं सरकार के नुमाइंदे भी भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए भ्रष्टाचार कुछ दिनों में बहुत कम हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सरकार टाइट है, तो इसके कारण से भ्रष्टाचार में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई हुई होगी। आप देखिएगा सरकारी मामले में भी भ्रष्टाचार कमी आई, लोग काम कर देते हैं, आप जाओ तुरंत आप ऑफिस में, नहीं तो दौड़ाते ये करो वो करो, दुनिया भर का इधर दौड़ाते। पुलिस थाने में एक फ़ोन पे रिपोर्ट होती है, अब एक फ़ोन घुमा दो 100 नंबर 112 तुरंत पुलिस आती है घर तक। और हालांकि अखिलेश यादव जी ने चलाया, उनका भला वो 100 नंबर उन्होंने चलाया था। 108 बड़े अच्छे नेता हैं अखिलेश जी, ये बात भी ध्यान रखें, अखिलेश जी बड़े दिमागी और बहुत ही अच्छे नेता हैं, मैं उनका सम्मान बहुत करता हूं। लेकिन एक प्रकार से आपको बताऊं, योगी जी भी अच्छा काम करते हैं और अखिलेश यादव जी थे वो भी अच्छा काम करते थे। लेकिन क्या होता है, कोई काम जो होता है, दोनों के कामों में अगर आप देखिएगा, कुछ काम जो होते हैं कुछ व्यक्तियों को पसंद होते हैं, कुछ काम कुछ व्यक्तियों को पसंद होते हैं, कुछ काम से आप भी एग्री करेंगे, कुछ काम से आप एग्री नहीं करेंगे। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, सभी व्यक्तियों का एक प्रकार से सभी व्यक्तियों की दृष्टि से सही नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति एक प्रकार सही व्यक्तियों की दृष्टि मतलब अपने सभी व्यक्तियों के दृष्टि से सही नहीं हो सकता है। तो एक प्रकार से आप देखिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में खास करके पुलिस का योगदान होना चाहिए। पुलिस को सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अपने अंदर जो भ्रष्ट यानी पुलिस कर्मियों के अंदर जो भ्रष्ट एक प्रकार से व्यवहार लोग करते हैं या पहले करते थे, आजकल आप देखिए जो चालान वगैरह का सिस्टम है, पहले पुलिस रोक करके 100-200 दिन निकाल देते थे, अब क्या है, पुलिस तुरंत फोटो खींचते हैं, चालान करते हैं, घर पे बैठो तुरंत चालान पहुंच गई आपके हाथ में, 5000, 2000, 1000, जैसा आपके पास यंत्र रहेगा, हेलमेट नहीं है, कागज़ नहीं है, नंबर प्लेट पुरान है, सब तुरंत चालान, तुरंत फोटो खींच करके पुलिस बैठे हैं। तो ये एक प्रकार से क्या होता है ये, लेकिन पहले क्या था, पुलिस रुकाई, थोड़ा हुआ कैमरा नहीं लगा, 100-200 दिखा के पकड़ाई दियो, बगल से निकल जाते रहे सभी लोग। ऐसे मैंने एक प्रकार से आप देखिए, आप भी जानते होंगे सभी लोगों को ये चीज़। लेकिन अब क्या है, पुलिसकर्मी सुधर रहे हैं, सब चीज़ सभी को पता है कि भाई हाँ ये चीज़, तो ऐसा करना चाहिए। जब हमारा शासन प्रशासन सही तरीके से काम करेगा, जाहिर सी बात है आम जनता और सरकारी कर्मचारी भी अच्छा काम करेंगे, उनको डर होगा कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए। तो भ्रष्टाचार के लिए सख्ती से एक प्रकार से पालन होना चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए हर व्यक्तियों पर, कोई भी व्यक्ति हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगला उपाय हम कर सकते हैं कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, स्वच्छ जनमत के लिए योजनाएं बनाई जाएं, इससे भी भ्रष्टाचार कम होगा। पांचवी बात, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलग से सतर्कता विभाग की स्थापना की जाए, जो खुफिया तौर से क्या करें, भ्रष्टाचार को फैलाने वाले व्यक्तियों का पता लगाएं और उनको दंड दें, उचित दंड दें, ताकि वो दोबारा भ्रष्टाचार करने के लिए तत्पर ना हो सकें। छठा काम हम ये कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने से सबसे ज़्यादा अहम भूमिका राष्ट्र निर्णायक कर सकते हैं, अगर वे स्वच्छ हैं, वो अच्छे हैं, अर्थात राजनीतिक पार्टियों का स्तर ऊंचा है, तो भ्रष्टाचार फैलने ही नहीं पाएगा। जैसे आप देखिए राजनीतिक पार्टियों के अंदर अगर भ्रष्टाचार है, वो खुद ही एक प्रकार से उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, उनका नैतिक स्तर ऊंचा नहीं है, वो देशभक्ति की भावना उनके अंदर नहीं है, तो भ्रष्टाचार उनमें फैलेगा। अगर वो देशभक्त है, वो मोरल डेवलपमेंट के पक्षधर है वो नेता, तो भ्रष्टाचार कभी नहीं फैलेगा। और एक प्रकार से भ्रष्टाचार का अंत तभी हो सकता है जब सरकार अच्छी होगी। सरकार अगर अच्छे तरीके से काम करेगी तभी भ्रष्टाचार का अंत होगा, तभी हर कर्मचारी सरकार के अच्छे काम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार को हम खत्म कर सकते हैं, लिख दीजिएगा। डराइएगा मत कि भाई भ्रष्टाचार है तो मैं पुलिस के खिलाफ नहीं लिख सकता या प्रोफेसर के खिलाफ नहीं बता सकता अपने। तो अगर कोई दिक्कत है आपको लगता है कि भाई इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, तो आप इसीलिए पूछा जा रहा है आपसे कि आपको लिखना है, आप युवा पीढ़ी हो, इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इससे आप क्या समझते हो भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार को खत्म करने के क्या उपाय हैं, चूंकि एग्जामिनर को ये पता है कि आप देश के भविष्य हो,
और आप ये बताओ कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए। जब आज ये आप उत्तर लिखोगे कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए, तो कल को आप जब पुलिस बनोगे, आप कोई बड़ा अधिकारी बनोगे, आप कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, तो आप कहीं ना कहीं पे आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे। इसीलिए आज भ्रष्टाचार के लिए आपको सतर्क किया जा रहा है इस प्रश्न को पूछ करके। और निश्चित तौर पर ऐसी शिक्षा नीति आनी चाहिए। 2020 की शिक्षा नीति में ऐसे प्रश्न आने वाले हैं और जाहिर सी बात है इसको पढ़ना भी चाहिए सभी को। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते। तो अगला प्रश्न है, भारत में आतंकवाद का सामना करने के उपाय को संक्षेप में बतलाइए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रश्न क्या है आपका, भारत में आतंकवाद का सामना करने के उपाय को संक्षेप में बतलाइए। तो खास करके अगर भारत में खास करके बात की आतंकवाद का सामना करने के उपायों की, तो NS सक्सेना कहते हैं इसके बारे में, तमाम सारे वो उपाय बताते हैं भारत में आतंकवाद को ख़त्म करने की। पहली बात बताते हैं NS सक्सेना जी की पुलिस द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध सूचना एकत्रित करने में नागरिकों का सहयोग प्राप्त किया जाए। अगर नागरिकों का सहयोग प्राप्त होगा तो भी पुलिस को एक प्रकार से खुफिया जानकारी मिल पाएगी, ठीक है, जब नागरिक उनके साथ होंगे पुलिस की, ठीक है। तो पहला काम है कि आतंकवादियों के विरुद्ध सूचना एकत्रित करें पुलिसकर्मी, ठीक है, किसके द्वारा, नागरिकों का सहयोग प्राप्त करके। दूसरी बात आतंकवादियों के पास वित्तीय साधनों को उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए घटाया जाए, ताकि उनके पास जो वित्तीय साधन आ रहे हैं, मतलब जो पैसे रुपए आ रहे हैं, उसके साधन को काट दिया जाए ताकि उनके पास पैसा रुपया ना जाए। तीसरी बात हम ये कर सकते हैं कि आतंकवादियों के किसी समूह की किन्हीं भी मांगों को अस्वीकार कर दें। ऐसा नहीं कोई आतंकवादी मांग कर रहा है कि हमने ये कर दिया है, हमारी ये मांग पूरी करो, तो बिल्कुल उनकी मांग नहीं पूरी करनी चाहिए, ठीक है, और सख्ती से पेश आना चाहिए। चौथी बात, बंदी आतंक जो कारी हैं उनको शीघ्र और न्यायिक दंड देना चाहिए। उनके लिए दंड का प्रावधान अलग करना चाहिए। आतंकवादियों के लिए दंड देने में जितनी देर होती है, जितनी देर उन्हें मुकदमे के दौरान जेल में रखा जाता है, उतनी ही उनकी आतंकवादियों की मतलब छूटने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर जेल में रखोगे तो मांग करेंगे, कोई हाईजैक करेंगे, दुनिया भर का होता नहीं है, आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो जब आप उनको ज़्यादा देर बंदी रखोगे, जल्दी से जल्दी उनको न्यायालय में पेश करके उनको उचित दंड दिया जाए उनकी कार्रवाई के लिए, ठीक है। पांचवा काम हम ये कर सकते हैं कि आतंकवादियों और उनके साथियों, उनकी कार्यशैली और उनके वित्तीय और हथियारों के स्रोतों, इन सभी के बारे में सूचना एकत्र करने में अधिक प्रभावी गुप्तचर तरीकों का उपयोग करें, तब हम आतंकवाद का सामना कर पाएंगे भारत में। छठी बात ये है कि महत्वपूर्ण स्थानों पर निरंतर सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाए, और ये अगर आप कर ले जाएंगे तो भारत में आतंकवाद का सामना हम कर पाएंगे। सातवीं बात, आतंकवादियों से निपटने वाले बलों को अधिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि हम आतंकवादियों का डट करके सामना करें और उनको एक प्रकार से इस देश दुनिया से मिटा करके तब दम लें। तो कई प्रकार की गतिविधियां हम कर सकते हैं, ठीक है। और खास करके NS सक्सेना जी तो ने बड़ी अच्छी बात कही आतंकवाद को एक प्रकार से ख़त्म करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो इतना लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन साहब देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम बताइए। मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं भाई। मादक द्रव्य व्यसन मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, तो वही गांजा, बीड़ी, चरस, सिगरेट, यही सब पीना, मदिरा पान करना, ये सब क्या, यही सब मादक द्रव्य व्यसन है, ठीक है। इसके करने से क्या क्या दुष्परिणाम होता है, क्या क्या होता है। पहली बात तो व्यक्तिगत विघटन के लिए उत्तरदायी है। व्यक्ति का विघटन होता है कैसे, मादक द्रव्य सेवन का सबसे बुरा प्रभाव स्वयं उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इनका सेवन करता है। मादक द्रव्य व्यसन से तो एक व्यक्ति को हमेशा खाली जेब और कर्जदार रहना पड़ता है। उसका सारा पैसा दारू पीने में, सिगरेट पीने में ख़त्म हो जाता है, तो जूस कहाँ से पिएगा वो। और इसके अलावा तो उसका जब जूस नहीं पिएगा और काजू बादाम खरीद करके खा लो जितने का आपको वो नशा करना, सिगरेट पीना है, तो आप हेल्दी भी रहोगे, आपका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा, आपका व्यक्तिगत विघटन नहीं होगा, आपके अंदर मानसिक विकार नहीं आएंगे और आप अच्छे तरीके से एक प्रकार स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन लोग एक प्रकार से दारू पीते हैं, दूसरे नशे की हालत में उनकी चेतना समाप्त हो जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति पाशविक प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर के अस्वाभाविक और अनाचारपूर्ण जो व्यवहार होता है वो करना प्रारंभ कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी वह व्यक्ति एक प्रकार से अपराधी हो जाता है। कहीं ना कहीं पे लोग दारू पीने के बाद में दूसरों को गाली देते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो कानूनी दृष्टि से आप अपराध कर रहे हैं। दूसरी बात है
दारू पी करके आते हैं, घरेलू हिंसा करें, घर में अपनी पत्नी को गाली दे रहे हैं। या आजकल की तो पत्नियां भी बड़ी स्मार्ट हो गई हैं, सिगरेट उगरेट पीती है। शहर की लड़कियां सिगरेट और चाय तो खूब पीती है, मैंने देखा। चाय सिगरेट, एक सुट्टा चाय, मतलब सिगरेट पियेंगी फिर चाय पियेंगी। लड़के भी पीते, हुक्का बार जाते हैं लड़के लड़कियां साथ में। पहले लड़के ही पीते थे, आजकल की लड़कियां भी पीने लगी। लड़कियां एक कदम पीछे नहीं है, बराबर हाथ में हाथ मिला करके चल रही हैं, पैर से पैर मिला करके चल रही हैं। मैंने देखा है कि दारू वगैरह तो खूब अब चल रहा है सब शहर की, ये सब पाश्चात्य जगत की देन है, इंग्लैंड और अमेरिका की देख देख करके बस वही सब आ गया है कि भाई हम पियेंगे, चेयर्स करेंगे, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये सब एक प्रकार से हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं, बुराइयों की नकल कर रहे हैं। हम अपनी अच्छाइयों को छोड़ करके पाश्चात्य जगत की नकल कर रहे हैं, वो भी उनके बुराइयों की नकल कर रहे हैं। पाश्चात्य जगत में अच्छाइयाँ कहाँ हैं, और अच्छाइयाँ जो है उनकी नकल हम नहीं कर रहे हैं। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम उनकी जो बुरी लतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनको हम एक प्रकार से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बुरी लतों को उनको सीख रहे हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों को त्याग रहे हैं। जबकि आज की स्थिति में बताऊं तो जो भारतीय संस्कृति है उसको विदेशों में लोग अपना रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता के लोग उसको अपना रहे हैं भारतीय संस्कृति को, और हम इतने बुरे होते जा रहे हैं कि हम उनकी संस्कृति जो वो लोग छोड़ रहे हैं कि भाई हमारी संस्कृति बुरी है, वो हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं और हम उनके कल्चर को फॉलो करते हैं। विडंबना ये हो गई है आज भारतीय लोगों की, और भारतीय लोग इस प्रकार से एक प्रकार से जा रहे हैं, और कई प्रकार की चीज़ें। तो एक प्रकार से ये दूसरी चीज़ है दुखी पारिवारिक जीवन के लिए उत्तरदायी होता है मादक द्रव्य व्यसन। आपको बता दूं मादक द्रव्य सेवन से पारिवारिक जीवन के लिए कितना बाधक है, कितना घातक है, कितना विस्फोट है, ये सभी लोग जानते हैं। जो पीते हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पीते वो भी जानते हैं। जिनका स्वाभाविक परिणाम क्या है, पारिवारिक तनाव होगा, परिवार विखंडित होगा, परिवार में झगड़ा होगी, लड़ाई होगी, और एक प्रकार से आप देखिएगा मादक द्रव्य व्यसनी व्यक्ति बच्चों के वात्सल्य, पत्नी के प्रेम, माँ की ममता और भी अन्य सदस्य की जो सद्व्यवहार है वो सब भूल जाते हैं। किसी की परवाह नहीं करते, ना तो पत्नी की, ना बच्चे की, ना माता की ममता की, ना अन्य सदस्यों की कोई परवाह करते हैं। जो मन में आता है वो करते हैं, सबको गाली बुरा भला कहते हैं दारू वारू पीने के बाद में। तो ये गलत बात है, पारिवारिक विघटन होता है। तीसरी बात, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। मादक द्रव्य सेवन से क्या होता है, व्यक्ति का शरीर भीतर ही भीतर खाली होता जाता है और स्वास्थ्य खराब होने लगता है। व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है ये सब करने से, और इसके साथ ही साथ उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान चुकी। जब वो देख रहा कि हमारा बप्पा जो है, हमारे पिताजी दारू पी के खूब आवत है, हमारे माता जी का गाली देते, तो वो बच्चा बड़ा हुए जब, तो वह वैसे करे, क्योंकि उसने वही देखा, वही सुना, वही जाना, तो वो भी ऐसा करेगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। उनके बच्चे एक प्रकार से पढ़ नहीं पाते हैं जो मादक द्रव्य व्यसन करते हैं, जो दारू गांजा ये सब पीते हैं, वो अलग। या तो फिर एक प्रकार से आप नॉर्मल मात्रा में उसको अगर ले सकते तो वो एक प्रकार से ठीक है। लोगों को एक प्रकार से मतलब लोगों से उसको हानि ना हो तो भी कानूनी दृष्टि से वो ठीक माना था। अगर कानूनी दृष्टि से ये सब ठीक ना माना जाता तो क्या मैं बताऊँ आपको, बिकता ही नहीं। और चूँकि टैक्स भी उस पर सबसे ज़्यादा है दारू वगैरह पे। आप देखिए दारू की दुकान खुली थी कोरोना काल में, खूब दारू बिका कोरोना में। ठीक है, तो अगर उचित मात्रा में पीते हैं तो भी सरकार कुछ भी नहीं बोलती है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब यही सारी चीज़ें, इसका कुप्रभाव पड़ता है। लोगों को पीने में मज़ा आता है लेकिन फिर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है, गलत तरीका, मतलब गलत एक प्रकार से लोग व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब अपनी मानसिक संतुलन को खो देते हैं। वो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है इसको पीने से, ठीक है, या फिर कुछ भी नशा करने से। चौथी बात है अपराधों में वृद्धि होती है इससे। मादक द्रव्यों के सेवन के कारण से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और जब मानसिक संतुलन व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो बिगड़े हालत में वह अच्छे बुरे का भेद नहीं करता कि क्या काम अच्छा है क्या बुरा है, क्या हम अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। वो क्या करता है, वो एक प्रकार से जो भी एक प्रकार से आती है वो जो एक प्रकार से क्या होता है, वो एक प्रकार से सब कुछ कर डालता है। जब एक प्रकार से व्यक्ति मदिरा पीता तो उसके बाद व्यक्ति की सबसे बड़ी मांग होती है वेश्या की, वेश्यावृत्ति बढ़ती है। दारू पीने के बाद में क्या होता है, वेश्यावृत्ति बढ़ती है। लोग एक प्रकार से
गलत कर्म करने प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा तमाम सारी दुर्घटनाएं होती हैं। आप अगर ड्राइव करते हैं और आप पी करके ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप कहीं लड़ भिड़ सकते हैं, आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं और दूसरों को भी एक प्रकार से मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। पीने के बाद में आप ठोक देंगे, आप तो मर ही जाओगे, दूसरों को एक प्रकार से अपना तो गबे करें, चार हाथ पगाव लेंगे। कहते नहीं भाई कि गेहूं के साथ घुनो पिसगा, तो उसी प्रकार से व्यभिचार फैलता है, अपराध फैलता है, झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं। तो एक प्रकार से ये सब है इसके दुष्परिणाम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है। आप लोग सोच रहे हो कि सर जी कितना ज़्यादा एक प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके बताते, तो बढ़ा चढ़ा करके मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब होता है लेकिन आपको प्रभाव नहीं पड़ता है, बाद में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप में से मुझे लगता है नहीं पीते होंगे बहुत सारे लोग और ना पिएगा कभी। ठीक है, ये सब गलत बात है। अगला प्रश्न है आपका, जातिवाद को परिभाषित कीजिए तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। तो जातिवाद क्या है भाई? जातिवाद की बात की है तो काका कालेलकर कहते हैं जातिवाद की परिभाषा को देते हुए कि जातिवाद एक अंधी और उच्च सत्ता प्राप्त वफादारी है जो कि स्वस्थ न्याय के सामाजिक स्तर, समानता और व्यापक भाईचारे को तिलांजलि देती है। जबकि डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा जी कहते हैं कि जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना होती है जो देश के या समाज के समान हितों का ख्याल न कर रखते हुए केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के उत्थान के लिए, जातीय एकता और जाति की सामाजिक स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए प्रेरित करती है, काम करती है। के.एम. पाणिक्कर कहते हैं कि राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। तो जातिवाद की अगर बात की जाए तो जातिवाद जो होता है ये एक प्रकार से क्या होता है, आज एक गंभीर समस्या बनी हुई जाति प्रथा या जातिवाद। ठीक है, आपको बता दूं भारत में अलग अलग जातियां हैं और भारत को जातियों का अजायब घर भी कहा जाता है। प्रत्येक जाति के अपने रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, सामाजिक नियम होते हैं जिनकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक जाति की जाति पंचायत होती है। जाति संगठन की कठोरता इतनी विशाल रूप धारण कर चुकी है आज के भौतिकवादी समाज की देखा जाए तो। प्रत्येक जाति के सदस्य जो होते हैं अपनी ही जाति को सर्वोच्च मानते हैं, मतलब एक जाति के सदस्यों द्वारा दूसरी जाति या अपनी ही जाति के हितों के समक्ष अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा की जाती है कि भाई हमारी जाति अच्छी है, हम अच्छे हैं, हमारे जाति में ये हुए थे, वो हुए थे, हमने ये किया है, वो किया है, जबकि खुद कुछ नहीं करते हैं। अपने पूर्वजों के बल पर एक प्रकार से वो ऐसा करते कि भाई हमने ये किया, वो किया, दुनिया भर का किया। आजकल आप देखिए हर जाति का एक संगठन बना हुआ है। आप देखिए जिस जाति का व्यक्ति उस जाति का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ग्रुप बनाए हैं। ये एक प्रकार से क्षत्रिय का है, ये ब्राह्मण का है, ये यादव जी का है, ये मौर्य का है। मौर्य वंशी कहते हैं कि भाई हमने, मौर्य लोग कहते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य हमारे एक प्रकार से पूर्वज, जबकि मौर्य जो थे वो मौर्य नहीं थे। आज के जो मौर्य हैं वो और वो दूसरे वाले, वो दूसरे मौर्य थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो बात होती है वो दूसरे मौर्य थे, वो मौर्य वंशी आप नहीं हैं, वो दूसरे मौर्य थे। और क्या हो रहा है, और बहुत सारे लोग हम जो है कोई यदुवंशी को यादव हो गया, यादव वाला ग्रुप है, यादव राजपूत का एक प्रकार। एक वीडियो हम फेसबुक पर देख रहे थे, एक यादव का बुलर लेकर के आता है, एक राजपूत बुलर लेकर के आता है, दोनों लड़ाते हैं आपस में, तो एक को जिता देते हैं उसमें किसी को, चाहे यादव को चाहे राजपूत को। इससे क्या होता है, सामाजिक द्वेष ही तो पैदा हो रहा है जब ऐसे कर्म आप करते हैं। एक तरफ जातिवाद को ख़त्म करने की बात होती है, दूसरी तरफ जाति को लेकर के आधार कार्ड में जाति तमाम आप देखिए हर जाति लिखी होती है। तो लोग एक प्रकार से आप देखिए जाति प्रथा का विरोध करते हैं और थोपते किसके ऊपर है, ब्राह्मणों के ऊपर, कि ब्राह्मणों ने जाति प्रथा को बनाए रखा है। अरे ब्राह्मण ने क्या बनाया जाति को, लोग जाति कर्म के आधार पर बनती गई, जैसे जैसे लोग कर्म करते गए वैसे वैसे जातियाँ बनती चली गई। आप देखो ब्राह्मणों में कई जातियाँ, अगर ब्राह्मणों ने जाति बनाई होती तो मैं आपको बता दूं कि मिश्रा, शुक्ला, पाड़े, दुबे, चौबे, छब्बे, दुनिया भर का जो है शर्मा से लेकर के शर्मा हो गए और तमाम प्रकार के ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण में इतनी जातियाँ होती, ब्राह्मणों में कितनी जातियाँ, लगभग 40-50 जातियाँ ब्राह्मणों के अंदर ही हैं। तो क्या ब्राह्मणों ने जाति बनाई? ब्राह्मणों ने बनाया होता अगर जाति तो उनमें इतनी जातियाँ क्यों होती? जाति किसी ने बनाया नहीं, किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं जाति बनाना, इतना किसी के अंदर इतना ज़्यादा एक प्रकार क्षमता नहीं है। और जाति एक व्यक्ति के बनाने से, एक समुदाय के बनाने से नहीं बनती है। जब संपूर्ण समुदाय की चीज़ें होती हैं, सभी लोग एक्सेप्ट करते तब जातियाँ बनती हैं। और जातियाँ अपने कर्म से बनती हैं। आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा, कोई कुम्हार का काम करता था तो कुम्हार जाति का हो गया, कोई एक प्रकार से जो है लकड़ी का काम करता था उसको बढ़ई कहा गया, जो लोहे का काम करता था लोहार कहा गया उसको, जो एक प्रकार से आप देखते हैं अलग अलग काम, जो पूजा पाठ करता था पंडित कहा गया, उसको ज्ञान देता था, शिक्षण देता था पंडित कहा गया, रक्षा करता था लोगों की क्षत्रिय बोल दिया गया। ब्राह्मणों से मुखामासित बाहुराज जान करता, उर्त वैश्य पादाभ्याम शूद्र हो जाता। कई प्रकार की चीजें हैं। मैं आपको बताऊं
कि जाति प्रथा किसी एक व्यक्ति की बनाने की बस की बात नहीं है। जाति प्रथा कई वर्षों का कठिन संघर्ष और परिणाम है। ये लगातार एक प्रकार से क्या होता है, आपके घर में, आपको बताऊं, आपके घर में बंटवारा होता है। लोग, आप देखते हैं हर धर्म में, आप देखिएगा जाति प्रथा फैली हुई। हर लोग, जो लोग कहते हैं जाति प्रथा का विरोध करते हैं, मुस्लिमों में जातियां नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं। बौद्ध धर्म आप देखिए, बौद्ध धर्म किसके विरोध में हुआ था? जाति प्रथा के विरोध में हुआ था। आज आप देखिए बौद्ध धर्म में हीनयान महायान 2 शाखाएं बटी, उसमें भी कई सारे वर्गों में आप देखिए लोग बटे रहते हैं। भला हालांकि समानता की बात होती है, लेकिन समानता की बात केवल दिखावे के लिए करते हैं। इसी प्रकार से हर एक धर्म में आप जाइए, हर धर्म में वर्ग और जातियां आपको मिलेंगी। तो ब्राह्मणों ने ही केवल नहीं बनाई है, ये थोपना केवल गलत बात है। हालांकि मैं ये मत सोचेगा कि सर जी शुक्ला है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं ये टाइटल में मत जाइए कि शुक्ला मैं हूँ या ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। जो फैक्ट है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल आपको बताऊं कि जातिवाद जो है बिल्कुल बेकार चीज़ है। अपनी ही जाति को केवल सर्वोच्च बताना ये मूर्खतापूर्ण काम है। ये कहना कि भाई हमारी जाति में ये हुआ, हमने ये किया, हमने वो किया, तुमने कुछ नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, उसको सभी का सहयोग मिला है तब हुआ है। एक व्यक्ति के अगर आपका सर काट दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका हाथ पैर काट दिया जाए आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका पेट काट दिया जाए आप कुछ नहीं कर सकते हो। यानी सभी का अपना अपना उचित स्थान है और सभी ने सहयोग किया है समाज को, और तभी आकर के आज समाज आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं जातिवाद की इसके कई सारे परिणाम हुए हैं। आज राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है जातिवाद से। लोग अपनी अपनी जाति संघ बनाए हुए हैं और झगड़ा करते हैं आपस में, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, मार करते हैं, दुनिया भर का टीम टाम करते हैं। तो क्या ज़रूरत है? दूसरी बात, और लोग सोचते हैं कि हम ही हैं जो अपनी जाति को बचाए हुए हैं। अरे तुम नहीं, जाति को बचाने में क्या है, सभी लोग जिएंगे खाएंगे। यहूदी लोग कितने कम थे? इजराइल देखिए 57 देश है मुस्लिम की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती इजराइल से बोल दिया करके सही तरीके से, कोई टक्कर देने के हैसियत से नहीं उसके, यहूदियों की। छोटा सा देश है इजराइल, मोसाद उसकी राय, मतलब जैसे जिस प्रकार से भारत में रहा है वैसे मोसाद वहाँ की एजेंसी है। तो नैतिक पतन होता है इससे, आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है जाति इस प्रथा से, तो कई सारे परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन साहब देखिए, जाति प्रथा जाति है और एक प्रकार से लोग इज्जत भी करते हैं। मैं आपको बताऊं, इज्जत, लोगों को एक जाति दूसरी जाति का विरोध नहीं करना चाहिए कभी, और अपनी जाति को ही सर्वोच्च जाति या अपनी जाति का ही समर्थन नहीं करना चाहिए। आप मानवता के पक्षधर हों, आप मानव धर्म को अपनाएं, आप किसी एकांगी विचारधारा से प्रेरित ना हों। एकांगी विचारधारा का मतलब यह है कि हम ही सब कुछ हैं, ये नहीं है, और भी लोग हैं। आप रहोगे तो भी समाज रहेगा, आप नहीं रहोगे तो भी समाज रहेगा। हो सकता है कि आपके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समाज पे, हो सकता है थोड़ा सा प्रभाव पड़े, जैसे समुद्र से एक बूंद निकाल करके रख दोगे वैसे हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक जाति के खत्म हो जाने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो देखता हूं कि यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो लोग जाति लिख करके उस पर व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि फला जाति से शुरुआत के 10 लोग हुए, फला जाति से ये हुआ, सब अपने अपने जाति का चिट्ठा निकाल लेते हैं। अगर इतना रिसर्च खुद करे होते तो खुद आईएएस बन जाते हैं आज आप, लेकिन रिसर्च करते हैं किस पर, कि हमारे जाति से कितने आईएएस हुए, और उसको लेकर के गर्व महसूस करते हैं। महसूस होना चाहिए गर्व, लेकिन केवल अपने ही जाति पर गर्व महसूस करना या अपने ही बारे में सोचना, ये एक प्रकार से एकांगी विचारधारा है। दूसरे के बारे में सोचें, कभी आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, दूसरे के दृष्टिकोण से सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई दुनिया और अच्छी है, दुनिया और एक प्रकार से दुनिया में अच्छे तरीके से लोग जीवन यापन करते हैं। और इस तरीके से जब आप दूसरे की सिचुएशंस को खुद देखने का प्रयास करेंगे कि अगर मैं उस सिचुएशन में खुद होता तो मैं क्या करता, जिस दिन आपके अंदर यह विचार आ जाएगा उस दिन आपके अंदर से जातिवाद की जो एक प्रकार से जो कीड़ा है वो खत्म हो जाएगा, और निश्चित तौर पर ये खत्म भी होना चाहिए। अगर मेरी बातें जिसको बुरी लगती हैं मैं उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं आपसे, कोई बुरी लगने वाली बात नहीं है। जाति प्रथा एक प्रकार से राष्ट्र की एकता को बहुत बाधक बना रही है। आपको मैं बताऊं कि जाति प्रथा हो या संप्रदायवाद हो या एक प्रकार से क्षेत्रवाद हो या भाषावाद हो, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रीय एकता में खतरा उत्पन्न करती हैं। आप देखिए जातिवाद, राष्ट्रीय जातिवाद ही में नहीं, जातिवाद तो एक प्रकार से बस एक लुलुआ है। लुलुआ मतलब समझ रहे हैं, जातिवाद बहुत कम एक प्रकार से वो है,
राष्ट्रीय एकता में खतरा। सबसे ज़्यादा खतरा होता है संप्रदायवाद, जब दो संप्रदायों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे कि जातिवाद मान लेते हैं हिंदुओं में एक प्रकार से भारत ही देश है, इसमें ज़्यादा जातियाँ होती हैं हिंदू में, तो क्या होता है आपस में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ आपस में दो जाति, तो एक प्रकार से मैनेज हो गया, वो चल गया काम। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता है तो विश्व स्तर तक बात जाती है, तो इससे भी भारत की क्या होती है, निंदनीय, मतलब कि एक प्रकार निंदा होती है भारत की। तो ये चीज़ एक प्रकार से संप्रदायवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, भाषावाद हो गया। इसके नाम पर जब लोग लड़ते हैं कि हमारी ही भाषा अच्छी है, हमारा ही क्षेत्र अच्छा है, हमारा ही धर्म अच्छा है, हमारी ही जाति अच्छी है, तो ये धारणा थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आप में से किसी हमारे भाई बंधु को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को मेरी किसी बात से आप सहमत नहीं हैं तो बिल्कुल सहमत आप मत होइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सहमत ही होना है, या किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपको थोड़ा सा, ये चूँकि फैक्ट है भाई, इसको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा जातिवाद के बारे में। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर जी हमको बोल रहे हैं, मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ। आजकल आप देख ही रहे होंगे इसके मामले में बहुत सारे झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग सज्जन हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को ही इस समस्या का निदान करना होगा। इसीलिए आपको सामाजिक मुद्दे समस्याएं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, घरेलू हिंसा के कारण और निदान संक्षेप में बताइए। घरेलू हिंसा क्या होती है? जब एक प्रकार से घर में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि खास करके घरेलू हिंसा का मतलब होता है महिलाओं के प्रति हिंसा मुख्य रूप से, लेकिन केवल महिलाओं के ऊपर हिंसा ही घरेलू हिंसा नहीं कही जा सकती है। जब कोई छोटा आपसे है उस पर हिंसा हो रही है, कोई एक प्रकार से वृद्ध आतुर है घर में रहता है उस पर हिंसा हो रही है, तो वो सब घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा की बात की जाए तो चूंकि एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, सभी में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, और ऐसे में घर में छोटी छोटी घटनाओं का होना स्वाभाविक सी बात है, जो धीरे धीरे घरेलू हिंसा का रूप ले लेती हैं। और ख़ास करके अमूमन हर घर की यही कहानी है, किंतु बात उस वक्त बिगड़ने लगती है जब छोटी छोटी बातें जो होती विकराल रूप धारण कर लेती हैं, और जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज पर पड़ता है, रोज़मर्रा के जीवन पर पड़ता है, ठीक है। तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो होता है घरेलू हिंसा का कि जब पति बहुत पढ़ा लिखा होता है, अधिक पढ़ा लिखा है पति, ज़्यादा कमाता है पति, समाज में अपनी अधिक पहुंच रखता हो कोई पति, किंतु उसके विपरीत पत्नी जो है अनपढ़ है और अव्यवहारिक आ जाए, तो एक प्रकार से पति और पत्नी में झगड़ा होता है, और पति हमेशा हावी होता है पत्नी पर, मतलब पत्नी को गाली देगा, पत्नी को डांटेगा, पत्नी को मारेगा, पत्नी पर अत्याचार करेगा, ये होता है। दूसरी स्थिति क्या होती है? इसके ठीक विपरीत होती है। अर्थात अगर पत्नी जो है कामकाजी होगी, व्यवहारिक होगी, पति कम कौशल युक्त होगा, तो भी पत्नी जो होगी धौंस जमाएगी पति पर, ठीक है। अगर पति जो है कामकाज नहीं करेगा तो एक प्रकार से क्या होगा, पत्नी धौंस जमाएगी। अगर पत्नी काम करेगी तो पति पर धौंस जमाएगी, और पति काम करेगा तो पत्नी पर धौंस जमाएगा। तो ये दो काम। तीसरी बात क्या होती है घरेलू हिंसा की? कभी कभी मानसिक असमानता भी एक बड़ी वजह बन जाती है, जिससे बाहर निकलना दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है, पति और पत्नी दोनों के लिए। चौथी बात ये हो सकती है कि भाई शारीरिक रूप से असमान पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ सहज नहीं होते हैं, जिससे जीवन की रेलगाड़ी पटरी पर ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। क्योंकि पति पत्नी जो हैं ये मोटरसाइकिल के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया निकल जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा जीवन। तो जीवन रूपी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए एक प्रकार से पहिए की आवश्यकता पड़ती है, और पहिए के साथ ही साथ चैन की आवश्यकता पड़ती है। चैन माने तारतम्यता की स्थापना। तारतम्यता का मतलब होता है एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग पावर। अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं रहेगी तो चैन उतर जाएगा, और चैन उतर जाएगा तो एक प्रकार से दो चक्का भले ही रह रहे हों, लेकिन चैन उतरने के बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो आपको अगर मोटरसाइकिल या साइकिल जो है चलानी है दोनों पहियों के साथ, तो चैन का होना परम आवश्यक है, और उस चैन में ग्रीसिंग भी होनी चाहिए समय समय पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, कभी शादी होगी तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। घरेलू हिंसा इसी प्रकार से होती है। घरेलू हिंसा कैसे समाप्त कर सकते हैं? पहली बात तो क्या होता है कि आपसी सामंजस्य किसी भी समस्या का शॉर्टकट समाधान होता है, चाहे वह समस्या हमारे घर से जुड़ी हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ी होती है। अगर हम एक प्रकार से खुद बैठ करके सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं एक दोनों के बारे में, मतलब हम उसके सिचुएशन को समझ जाते हैं, वो हमारी सिचुएशन को समझ जाती है, तो एक प्रकार से फिर घरेलू हिंसा का कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरी बात,
होता है कि यदि घरेलू हिंसा विध्वंसक स्थिति तक पहुंच जाए तो महिला संगठन का सहारा लेना उचित है। मानवाधिकार आयोग की भूमिका भी इस स्थिति में सराहनीय रही है, इसलिए इनकी शरण में जाना भी समस्याओं के निदान का एक रास्ता माना जाता है। अगर स्त्री पर ज़्यादा अत्याचार कर रहा है आपका पुरुष या पति कोई है, तो आप लोग एक प्रकार से महिला आयोग जा सकती हैं, महिला संगठन का सहारा ले सकती हैं। तीसरी बात है, जो महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कानून का सहारा लेना चाहती हैं, वे निम्नलिखित कानूनी सलाह पर अमल कर सकती हैं। जैसे कि जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें कानून एक बार एक दूसरे को समझने का मौका देता है। दूसरी बात, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के बाद साथ ना रह पाने की स्थिति में IPC की धारा है 498, IPC के 498 एक्ट के अनुसार मुकदमे का प्रावधान है। हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन 9 के तहत शादीशुदा रहने के लिए बाध्य करने के बावजूद सहमति ना होने पर तलाक का प्रावधान है और यह अलगाव की स्थिति होती है, इसी को विवाह विच्छेद कहा जाता है। तो एक प्रकार से घरेलू हिंसा से इस तरीके से आप बच सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुसलमानों में तलाक के बारे में संक्षेप में बताएं। मुसलमानों में तलाक होता है, मुसलमानों में तलाक की जो स्थिति थी इसके बारे में अगर बताया जाए तो तलाक जो शब्द है मुख्य रूप से अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का है भाई? तलाक शब्द होता है अरबी भाषा का। हिंदी में या हिंदू धर्म ग्रंथ में विवाह विच्छेद कहा जाता है तलाक को। 1955 ईस्वी में विवाह विच्छेद की अवधारणा आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथ मतलब हिंदू के विवाह में, बाकी हिंदुओं में विवाह विच्छेद यानी तलाक की कोई सुविधा नहीं थी। 7 जन्म का बंधन है, संस्कार है, संस्कार जो होता है वो भंग नहीं होता है। जबकि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट समझौता, तो समझौता कभी भी भंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन संस्कार भंग नहीं होता है। संस्कार तो 7 जन्म के होते हैं, संस्कार एक प्रकार जन्मांतर के होते हैं, तो वो भंग नहीं होते हैं। लेकिन क्या हुआ, चूँकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और समाज की परिवर्तन की गति को देखते हुए सरकार ने सोचा कि भाई ये परिवर्तन जरूरी है, और परिवर्तन हुआ, सभी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो मुसलमानों में जो शब्द है तलाक, तलाक की बात की है तो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का एक शब्द है तलक्का, तो तलाक्का शब्द से बना हुआ है तलाक, जिसका मतलब होता है किसी जानवर को बांधने के रस्से से मुक्त करा देना या मुक्त करना। मतलब किसी जानवर को बांधने के रस्से से मुक्त कर देना। कोई जानवर है, भैंस है, भैंस को आप पगहा से बांधे रहते हैं रसरी से, अगर उस रसरी से खोल दो आप भैंस को तो एक प्रकार से मुक्त हो जाती है वो। तो ये मतलब होता है तलाका का। अरबी भाषा का जो तलाका शब्द है, तलाका का मतलब होता है किसी बंधे जानवर को रस्सी से मुक्त कर देना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तलाक का अर्थ यही होता है। लेकिन अगर बात की तलाक का अर्थ, तो तलाक का मतलब होता है त्यागना। पति के त्यागने का अर्थ है पत्नी को निकाह के बंधन से मुक्त करा देना या मुक्त करना। मुस्लिम विधि के में खास करके तलाक प्राप्त मतलब पति को प्राप्त ऐसी संपूर्ण शक्ति को प्रदर्शित करता है जिससे वह अपनी पत्नी से कभी भी विवाह विच्छेद कर सकता है। परंतु यह विवाह विच्छेद का अधिकार मात्र पति को प्राप्त था। विवाह विच्छेद के समय मेहर की राशि जो होती है दी जाती है। अगर इसका भुगतान विवाह के पूर्व या विवाह के समय नहीं किया गया है तो पत्नी को देनी पड़ती थी। तलाक की वर्तमान व्यवस्था को प्राचीन अरब में खोल कहा जाता था और इसमें पिता को अपनी कल्पना को पति की प्रभुता से उद्धार के लिए वधू मूल यानी सदक को वापस करने की रीति भी थी। निकाह को अस्थायी बनाने व पति की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए पैगंबर ने यह आज्ञा दी है कि या तो पत्नियों को मतलब कई पत्नी होती खास करके, 1-2 विवाह का प्रचलन है मुस्लिमों में, मतलब कि 2 विवाह या 2 या 3 विवाह कर सकते हैं, मतलब उनमें ऐसी छूट होती है धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो पत्नियों को दयालुता के साथ अपनाओ या उन्हें सहृदयता के साथ तलाक दे दो, ये पैगंबर जी ने कहा। पैगंबर मोहम्मद साहब मतलब कि पैगंबर एक प्रकार से मतलब जो पैगंबर का मतलब होता है संदेश वाहक। अल्लाह जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनके संदेश देने वाले मोहम्मद साहब। तो उन्होंने एक प्रकार से चीज़ें बताई। तो उन्होंने क्या कहा, पैगंबर ने आज्ञा दी है कि या तो पत्नियों को दयालुता के साथ अपने पास रखो या फिर उनको हृदय के साथ सहृदय के साथ उन्हें तलाक दे दो। सिया लोगों में तलाक में गवाहों का होना आवश्यक है, किंतु सुन्नी विधि प्रणाली में इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको बता दो मुसलमानों में एक प्रकार से कई प्रकार के तलाक प्रचलित हैं। एक होता है तलाक के प्रथागत रूप, एक अदालत की सहायता से तलाक, 2 प्रकार के होते हैं। वैसे प्रथागत रूप जो तलाक का है, प्रथा जो पहले चली आ रही है, तलाक के प्रथागत रूप जो है उसमें तलाक, इला, खुला, मुबरत, जियर मतलब जिहर, लियान, ये तमाम प्रकार के बातें हैं। तलाक क्या होता है भाई? तलाक जब ये होता है
कोई भी वयस्क मुसलमान जिसका दिमाग सही है, मतलब जो पागल नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, बिना कारण बताए अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। वह स्वयं अथवा किसी के माध्यम से ऐसा कर सकता है। वह लिखित और अलिखित दोनों रूपों में ऐसा कर सकता है, तलाक दे सकता है। अलिखित तलाक के 3 रूप हैं, मतलब 3 रूप थे, तलाक़े अहसन, तलाक़े हसन, तलाक़े उल बिदत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकार से जो गलत धारणाएं थी इसमें उसमें संशोधन भी करवाया गया है। अभी जल्द ही में आप देखते सुप्रीम कोर्ट का, वो पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो होता है तलाक के बाद में, वो होता है इला। इला क्या होता है? इला जो होता है, यदि पति जो है 4 माह तक पत्नी से सहवास ना करने की प्रतिज्ञा करता है तो उसे मतलब और उसे निभाता है तो उक्त अवधि समाप्त होने पर तलाक की रस्म पूरी मान ली जाती है और इसे ही इला कहते हैं। यानी कि पति 4 माह तक अगर जो है अपनी पत्नी के साथ सहवास नहीं करता, ये पहले बोला था कि भाई 4 महीने तक आप सहवास नहीं करेंगे तो एक प्रकार से आप तलाक दे सकते हो, इस प्रकार से व्यवस्था है। तो इसको इला बोलते हैं। मतलब कि सहवास का मतलब एक प्रकार से अगर पति पत्नी के बीच में सेक्स नहीं होता है तो वो एक प्रकार से वो इला बोला जाता है। यदि 4 माह तक पति और पत्नी के बीच में सहवास ना होता है तो वो जो प्रतिज्ञा करवाई जाती है वो प्रतिज्ञा पूरा कर लेता है। तो जब वह अवधि समाप्त हो जाती है 4 महीने की तो एक प्रकार से इसी को हम इला कहते हैं। और यदि इस बीच सहवास कर लेता है पति पत्नी साथ में तो यह मान लिया जाता है कि तलाक वापस ले लिया गया है और तलाक फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये एक प्रकार से होता है इला। तीसरा होता है खुला। खुला की अगर बात की जाए तो खुला का मतलब होता है इसमें, यदि पत्नी स्वयं तलाक का प्रस्ताव रखती है तथा महर की रकम ना लेने का पति को आश्वासन देती है, पति वह प्रस्ताव मान लेता है तो दोनों में तलाक हो जाता है, इसे ही खुला कहते हैं। इसमें पत्नी को क्षतिपूर्ति नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, पत्नी स्वयं तलाक का प्रस्ताव रखती किसमें? खुला में, और महर की रकम ना लेने का पति को आश्वासन देती कि भाई मैं महर का रहम नहीं लूँगी। तो एक प्रकार से फिर क्या होता है, पति वह प्रस्ताव मान लेता है और तलाक हो जाता है दोनों में। तो ये होता है खुला तलाक। और जो चौथा होता है वो होता है मुबअरत। मुबअरत की बात की जाए तो मुबरत, ठीक है, मुबरत जो होता है ये पति पत्नी के परिवारों के बीच सहमति के परिणाम स्वरूप जो तलाक होता है उसको मुबरवत बोलते हैं और इसमें किसी पक्ष को हर्जाना नहीं देना पड़ता है। तो ये मुस्लिमों में विवाह विच्छेद को लेकर के बातें, तलाक के बारे में जो मैंने आपको बताई। ठीक है, और एक बार जो नया कानून इसको लेकर के लागू हुआ इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, पारिस्थितिकीय पतन की रोकथाम के उपाय लिखिए। पारिस्थितिकीय अपकर्ष या पारिस्थितिकीय पतन, मतलब जब कभी विकास होता है तो विकास के परिणाम स्वरूप प्रकृति का नाश होता है। पारिस्थितिकी एक प्रकार से क्या होती है, बिगड़ सी जाती, पारिस्थितिकी की क्वालिटी में कमी आती, पर्यावरण की क्वालिटी में कमी आती है। तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पारिस्थितिकीय पतन की रोकथाम के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला उपाय, तीव्र जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, वन विनाश को रोकना और रोपण करना, यानी कि वन को लगाना, पेड़ की कटाई को रोकना, पारिस्थितिकीय पतन को रोक सकते हैं इससे। तीसरा हम काम कर सकते हैं अनियोजित नगरीकरण को नियंत्रित करना, ताकि एक प्रकार से नियंत्रित तरीके से नगर हों, अनियंत्रित तरीके से नहीं बढ़ें। चौथी बात है प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए। पांचवी बात हम ये करें कि अनियोजित नगरी मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करें ताकि भावी पीढ़ी के लिए बचा रहे। छठवीं बात, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का, दवाओं का, शाकनाशी का, रोगनाशी रसायनों का, इन सभी का बहुत से कम जहाँ तक हो सके प्रयोग करें। इससे क्या होता है, इससे भी प्रदूषण फैलता है और पारिस्थितिकी नष्ट होती है। पारिस्थितिकी। सातवां उपाय हम ये कर सकते हैं कि ओजोन परत को क्षयकारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, CFC है, और हैलोजन रसायन है, उनके उत्पाद और उपभोग से बचाना चाहिए। आठवीं बात, आणविक अस्त्र शस्त्र जो है उनके संयंत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाए। नौवीं चीज़ जो है उसमें हम कर सकते हैं पूरा जैव ईंधन का न्यूनतम उपयोग किया जाए, हरित गृह प्रभाव को कम किया जाए। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति सजगता व संवेदनशीलता उत्पन्न की जाए। सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो पर्यावरण के पतन को हम रोक पाएंगे। ये होता है पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय अपकर्ष के रोकने के उपाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंडसा से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना होता है। ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है, इनको समझिए। पहला प्रश्न, निर्धनता से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए तथा दूर करने के उपाय बताइए। निर्धनता की वीडियो मैंने आपको पढ़ाई 2021 में 2020 में ही पढ़ा दी थी, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैं दे दूंगा नई वीडियो, चिंता ना करिएगा इसको लेकर के। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की प्रमुख समस्याएं क्या है, उनका समाधान करने वाले उपाय लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह भी प्रश्न आपका आ सकता है और ये प्रश्न तो एकदम से तय है, आना एकदम से 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृद्धावस्था
की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्हें दूर करने वाले सुझाव दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, स्मेल्सर के द्वारा प्रस्तुत विकास के पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये भी बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे, ये तो प्रश्न आएगा एकदम से तय है, आत्महत्या क्या है? आत्महत्या के संबंधित जो आत्महत्या से संबंधित जो दुर्खीम ने सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अच्छा, आत्महत्या एक प्रकार से के कारणों में खास करके सामाजिक कारण मानते हैं उत्तरदायी दुर्खीम महोदय। कहते हैं कि सामाजिक कारण जो है उत्तरदायी होते हैं आत्महत्या जब लोग करते हैं। तो एक प्रकार से ये इतने प्रश्न हो गए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करी है आज की वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से हर एक चीज़ों के बारे में समझे हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी एक वीडियो और पड़ी हुई है वो देख लीजिएगा जिसमें हमने छोटे छोटे प्रश्नों को बताया है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 3 वीडियो आपकी मॉडल पेपर की हुई होंगी और तीनों वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारे प्रश्न आप एकदम से पढ़ लीजिएगा, आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और वृद्धावस्था की समस्याएं पढ़ लीजिएगा, अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ लीजिएगा, दलितों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और एक प्रकार से निर्धनता तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है आपका चैप्टर, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो आप पारिस्थितिकी पतन के रोकथाम के उपाय तो मैंने बता दिया, मुसलमानों में तलाक के बारे में बता दिया, घरेलू हिंसा के कारण और निदान बता दिया हमने, जातिवाद को परिभाषित हमने कर दिया, उसके परिणामों की विवेचना भी करी, मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम आपको बताए, भारत में आतंकवाद का सामना करने के उपायों को हमने समझा, भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपाय के बारे में हमने समझा, अपराध और बाल अपराध के बारे में हमने अंतर भी बताया, अपराध क्या होता है, बाल अपराध क्या होता है। एक पॉइंट यहाँ पर मैंने छूट गया है, वो होता है साइबर अपराध। साइबर अपराध क्या होता है इसके बारे में हमने बताया हुआ है, तो उस क्वेश्चन पेपर को, साइबर अपराध में क्या होता है, साइबर अपराध का सीधा सा मतलब होता है जब अपराध एक प्रकार से किसी का मोबाइल फ़ोन हैक कर लेना, किसी का जीमेल अकाउंट हैक कर लेना, किसी का यूट्यूब चैनल हैक कर लेना, या किसी का एक प्रकार से कंप्यूटर में एक प्रकार से वायरस घुसा देना, ये सब होता है। किसी का रुपया चोरी कर लेना, किसी का पेटीएम से निकाल लेना पैसा, ये सब होता है आपका कंप्यूटर से फ्रॉड कर देना। साइबर अपराध यही होता है, जैसे कि कंप्यूटर फ्रॉड, चोरी के रूप में कंप्यूटर फ्रॉड, धोखाधड़ी से संबंधित अपराध, कंप्यूटर वायरस बना देना, तो ये सब होता है। कंप्यूटर फ्रॉड से तात्पर्य होता है कंप्यूटर द्वारा धन या संपत्ति को चोरी करना, कंप्यूटर हैक कर लेना, तो ये सब होता है आपका साइबर क्राइम, ठीक है, ये सब यही सब होता है। समझ में आ गई बात है। तो इस प्रकार से हमने समझा, हमने विस्थापन समझा, अंतरपीढ़ी संघर्ष बताया, निर्धनता, दहेज, आत्महत्या, मादक द्रव्य व्यसन, स्वयं व्यसन अपराध, भ्रष्टाचार, प्रोबेशन, पैरोल अपराध, सभी के बारे में समझा। तो ये रहा आपका एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, ठीक है, बीए 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।